हेलो, माय नेम इज़ शिवम सिंह। ठीक है, तो हम लोग प्रैक्टिस से सब काम कर रहे हैं, जिसमें कि अभी तक हमारा एक सब्जेक्ट तो टर्बो मशीनरी, जिसके 2 पार्ट थे, हो चुका है। मशीन डिज़ाइन, जिसके 3 पार्ट थे, ये भी कंप्लीट हो गया है। और थ्योरी ऑफ मशीन, इसके 5 पार्ट हैं। ठीक है, जिसमें कि 3 आ चुके हैं और 3 में मैकेनिज़्म, दूसरा गियर्स का था, तीसरा वाइब्रेशन का, और आज कैम, फ्लाईव्हील और एक और चीज़ डायनेमिक एनालिसिस। 3 चैप्टर्स हम लोग कवर कर लेंगे आज। तो चौथा वीडियो आ जाएगा और कल आपका एक और वीडियो आ जाएगा। जो चैप्टर बचे होंगे बैलेंसिंग एंड जायरोस्कोप, ठीक है, उसका हमारा टॉम भी कंप्लीट हो जाएगा। इन 10 वीडियोस वी हैव कवर्ड अप अबाउट 1000 क्वेश्चंस। ओके, अबाउट 1000 क्वेश्चंस। ठीक है, तो और रूल आप जानते हो कि एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट है, जिसमें कि आपको 30 से 35 सेकंड मिलेंगे सॉल्व करने के लिए, या 40 सेकंड तक ले सकते हैं आप। और उसके बाद मैं 15 से 20 सेकंड या 25 सेकंड तक आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन भी कर दूंगा, और जो मैंने लगाया रहेगा वो आप ऑब्जर्व करके देख भी सकते हो। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन आता है, ये पहला क्वेश्चन ट्राई कीजिए। तो पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कोई एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी फॉलोवर है जो कि चल रहा है, मतलब बाय द कैम। तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है वो कैसे बनेगा? वो इतना स्टीप या एकदम एग्जैक्ट होगा, या फिर सब सर्कुलरिटी उसमें आएगी? ठीक है, तो इसका आंसर मुझे सेकंड नंबर लगता है, फिगर नंबर 2। क्योंकि देखो, स्टार्टिंग में जब अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी है ना, अगर है, तब भी स्टार्टिंग में जीरो पे रहेगी, कोई कैम फॉलोअर जीरो पे रहेगा। अचानक जीरो से कुछ गेन करेगा ना, अगर जीरो से कुछ भी गेन करता है तो उसके लिए एक एक्सेलेरेशन चाहिए होता है। आई थिंक यू गॉट इट। ठीक है, एक एक्सेलेरेशन चाहिए होता है। तो इसमें इसीलिए यहाँ पे कर्वेचर आएगा, एग्जैक्ट पॉइंट्स नहीं आएंगे। मान लीजिए जैसे ये था, जो पहला ग्राफ है, पहले ग्राफ में आप देखोगे, अगर पहला ग्राफ अगर देखो तो ds/dt जो है पहले ग्राफ का कांस्टेंट है, मतलब कि वेलोसिटी कांस्टेंट है जीरो टाइम पे भी। जबकि जीरो पॉइंट पे विद इन जी, मतलब बहुत कम टाइम में ही वेलोसिटी कुछ गेन अप करेगा, वही वेलोसिटी गेन अप हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहेगी, यहाँ वेलोसिटी जीरो से उठ के कहीं ना कहीं जाएगी किसी किसी वैल्यू पे। तो इसीलिए ये वाला रिजेक्ट हो जाएगा एंड सेकेंड वन आएगा, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में सेकेंड वाला आएगा। तो देख लो आप कौन सा ऑप्शन बैठ रहा है सही। देखो ये रहा, एक्सेलरेशन इन द बिगिनिंग एंड द रिटार्डेशन एट द एंड ऑफ स्ट्रोक, सी ऑप्शन। थोड़ा बहुत एक्सेलरेशन स्टार्टिंग में आता है, थोड़ा क्या वो इन्फाइनाइट आता है। जैसे आपने पढ़ा ही होगा कि अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो उसमें 8 जर्क आते हैं, अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो उसमें 6 जर्क आते हैं, SHM में उसमें 4 जर्क आते हैं, और साइक्लॉइडल तो उसमें 0 जर्क। ठीक है, इतना आपने पढ़ा होगा। तो अगला क्वेश्चन आप ट्राई कीजिए, ट्राई सेकेंड वन। पहले का आंसर आपका हो गया सी, सेकेंड वन ट्राई कीजिए। देखिए, इसमें ऑफसेट की बात की गई है। ठीक है, ऑफसेट की बात की गई, तो ऑफसेट से वो काफ़ी सारे, पहला ऑफसेट से जो डायरेक्ट इम्पैक्ट आता है वो आता है आपका प्रेशर एंगल पे। प्रेशर एंगल उससे रिड्यूस होता है। ठीक है, प्रेशर एंगल रिड्यूस होता है तो फोर्स ऑफ लिफ्टिंग रिड्यूस होता है। ओके, फोर्स ऑफ लिफ्टिंग रिड्यूस होगा तो जो थ्रस्ट फोर्स आएगा, एप थ्रस्ट, वो भी रिड्यूस होता है। ठीक है, थ्रस्ट फोर्स रिड्यूस होगा, थ्रस्ट रिड्यूस होगा तो वियर इसमें कम आएगा। ठीक है, तो हमारा जो मेन मोटिव होता है ना, मेन मोटिव जो होता है, वन ऑफ द मेन मोटिव ऑफ ऑफसेटिंग, दैट इज़ द वियर को रिड्यूस करना। तो हमारा आएगा डिक्रीज द वियर बिटवीन द फॉलोअर एंड कैम सरफेस। ठीक है, देखो एक ही और आप सीख लो यहाँ पे
कि पहला ऑप्शन जो है डिक्रीज द साइड थ्रस्ट बिटवीन द फॉलोअर एंड गाइड, ये भी सही है, ए भी सही है, बी भी सही है, लेकिन जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव होता है ऑफसेटिंग करने का वो सेकंड वन वाला है, इसलिए हम मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर बी मारेंगे। ओके, तीसरा, अब कहीं बुक में पढ़ो तो साफ साफ लिखा हुआ मिल जाएगा कि मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या होना चाहिए। थर्ड वन ट्राई करो, थर्ड वन ट्राई करिए, थोड़ा बहुत यार नॉइज़ आएगी, उसको इग्नोर करने की कोशिश कीजिएगा आप लोग, और थर्ड वन ट्राई कीजिए। मेरे बगल में मंदिर है, वहाँ मैच होता है डेली, शाम को रिकॉर्डिंग शाम को हो रही है आज, क्योंकि डिले हो गया आज शेड्यूल, वैसे मॉर्निंग से पूरी रिकॉर्डिंग करता हूँ। तो थर्ड नंबर ट्राई कीजिए। ये ट्राई कीजिए, पहले का सी आंसर सही है, दूसरे का बी सही है, थर्ड ट्राई कीजिए। हो गया अब तो। देखो इसमें बोला गया फॉर अ गिवन लिफ्ट ऑफ फॉलोवर इन द गिवन एंगुलर मोशन ऑफ कैम द एक्सेलरेशन एंड डिसेलरेशन और रिटार्डेशन ऑफ द फॉलोवर विल बी लीस्ट व्हेन द प्रोफाइल ऑफ द कैम ड्यूरिंग द राइज पोर्शन इज। देखो यार, सबसे कम एक्सेलरेशन कब होता है, सिंपल बात है, सबसे कम क्या होता है, जीरो वैल्यू। अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्म है तो वहाँ एक्सेलरेशन जीरो होगा, तो हमारा जो सेकंड ऑप्शन है उसमें कांस्टेंट वेलोसिटी का दिया हुआ है, तो बी हो जाएगा, थर्ड का बी। ये यार सिंपल था, इसमें कोई बहुत सोचना नहीं था। फोर्थ नंबर ट्राई कीजिए, फोर्थ नंबर। ठीक, थर्ड नंबर हो गया होगा, ये तो फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है, या फिर अगर थोड़ा आप समझते हो आप कि क्या जर्क वर्क आता है कैब में, तो उसके हिसाब से आंसर दे सकते हो आप। देखो मैंने पूरा टेबल बना दिया है कि अगर कांस्टेंट वेलोसिटी है तो उसमें 8 जर्क आएंगे, ठीक है। जर्क मतलब होता है कि इनफाइनाइट एक्सेलरेशन। ओके, अगर कांस्टेंट इन्फाइनाइट जर्क आता है, सॉरी, इन्फाइनाइट जर्क आएगा। एंड अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन तो 6 जर्क आएंगे इन्फाइनाइट टाइप के, एसएचएम है तो 4 आएंगे, साइक्लोइडल है तो 0, ठीक है। इस साइक्लोइडल में 0 है, इसलिए इसको हम हाई स्पीड यूज करते हैं, एसएचएम को मीडियम पे, इसको लो पे, इसको वेरी लो पे, ये आप याद रख लो, ठीक है। तो इस बेसिस से आपका आंसर हो जाएगा, वेरी हाई के लिए पूछा हुआ है, फॉर हाई स्पीड, तो साइक्लोइडल मोशन मीन्स फोर्थ का ए। फिफ्थ नंबर ट्राई कीजिए। फिफ्थ नंबर ट्राई कीजिए, फिफ्थ नंबर थोड़ा वो है, सॉरी फोर्थ नंबर का आंसर आपका ए था। देखो इसमें कहा गया है ना, देखो इसमें बोला गया है कि कोई एक से बीच में कोई एक सर्कुलर डिस्क लगी हुई है किसी रॉड पे या शेफ्ट पे, वो रोटेट कर रही है बस, लेकिन उसका कुछ इसेंट्रिसिटी है, उसका सेंटर ऑफ मास उस रॉड के बीच में नहीं, हल्का सा हट के है, ठीक है। तो उसकी वजह से हल्का सा हुआ जाएगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आएगा आउटवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। तो अनबैलेंस फोर्स आएगा आउटवर्ड डायरेक्शन में, तो उसको हमें बियरिंग से बैलेंस करना है, ठीक है। तो ये बीच में लगा हुआ है, तो आप इससे भी देख सकते हो कि बीच में लगा हुआ है तो दोनों रिएक्शन फोर्स आधे आधे हो जाएंगे। ओके, एक तो ये कॉन्सेप्ट है, या तो अगर आपको प्रूव भी करना है तो ऐसे कर सकते हो, किसी बी पॉइंट के अबाउट अगर मूवमेंट ले लेते हैं हम, तो आर इंटू एल इक्वल टू एफ सी इंटू एल बाई टू। ओके, तो आपका एफ सी निकल के आ जाएगा, जो एफ सी निकल के आ जाएगा
जो अनबैलेंस फोर्स है 2 RA, और हमारा ये दिया हुआ है कि हमारा RA बियरिंग इज़ नॉट एक्सीडिंग, बियरिंग पे जो फोर्स है वो 1500 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 2 RA है, तो यहाँ आप 3000 रख दो, 2 से मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। तो आपका और जब सॉल्व करने जाओगे तो FC क्या आएगा बताइए, जो अनबैलेंस फोर्स क्या आएगा, ME⍵² शुड बी इक्वल टू, मतलब मैक्सिमम वैल्यू 3000 है, ठीक है, इससे कम भी हो सकता है, मैक्सिमम वैल्यू 3000, तो 3000 है। आप इसको सॉल्व करो, M दिया हुआ है 30 और आपका E दिया हुआ है 0.01, ω² निकालना है, तो 3000.01 था ना, तो एक मिनट रुक जाओ, ये है तो एक पॉइंट चला गया, यहाँ एक 0 आ जाएगा, इससे ये क्या, तो आपका एंगुलर वेलोसिटी आ गया 100 रेडियन पर सेकेंड, ठीक। ये हो जाएगा 5वें का B, छठे का। अब 6 नंबर ट्राई कीजिए, ट्राई 6th वन। यार बस 2 सेकंड का क्वेश्चन है, जल्दी पढ़ो, टिक मारो। देखो इसमें बोला गया कि इन अ प्लेट मैकेनिज्म विद द रेसिप्रोकेटिंग रोलर फॉलोवर इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द फॉलोवर हैज़ द कांस्टेंट एक्सेलेरेशन। सिंपल है यार, सिंपल है। तो जो देखो, जो हमारा कांस्टेंट एक्सेलेरेशन और रिटार्डेशन का वाला होता है ना, उसको पैराबोलिक मोशन में बोलते हैं, ठीक है। तो 6th का C। 7th नंबर ट्राई कीजिए, ट्राई 7th वन। सिक्स हो गया और 7th ट्राई कीजिए, 7th नंबर देखिए। देखो ये जान लो, जब ये नीचे ऊपर होगा ना, तो इसमें कहीं ना कहीं से साइन कॉस का टर्म आ जाएगा। आप ये देख लो, अगर मान लो ये E मानते हैं, R मानते हैं आप, तो इसका कॉम्पोनेंट लोगे इस डायरेक्शन में, तो E + R cos थीटा। तो इतने से आपको समझ आना है, कहीं ना कहीं कॉस से साइन टर्म आ रहा है, तो हम सिंपल हार्मोनिक मोशन मार देंगे, ठीक है। जस्ट डायरेक्ट अगर साइन कॉस टर्म आ गया आपके मोशन में, तो वहाँ हार्मोनिक होगा ही होगा, इतना आप जानते होगे, एज वाइब्रेशन आपने पढ़ा हुआ है पीछे। ओके, तो इसे एनालिसिस नहीं करने जाएंगे अभी, क्या एकदम एग्जैक्ट हम निकालेंगे। अगर क्वेश्चन दिया होता एग्जैक्ट निकालने तब निकल ही जाएगा, लेकिन यहाँ कोई ज़रूरत नहीं होता एनालिसिस करने की। आप ये करो, 8th नंबर ट्राई करो आप, तो 7th का C हो जाएगा। 7th का C दिया है, 6 का C, 5B 4A, सही है। 8th नंबर ट्राई करिए, देखो यार इसमें पूछा हुआ है कि मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या होगा इन द केस ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो मैंने एक चार्ट बना दिया है, इसमें इसको आप याद करना चाहो तो कर सकते हो। देखो कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए ये वाली लाइन है, ये ब्लॉक है कि देखो पहले ये हमारा हर जगह हर में रहेगा, बस जो कांस्टेंट है ये मल्टीप्लाई होंगे, 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और ये है हमारा कांस्टेंट एक्सेलरेशन की, दूसरा जो ब्लॉक है वो है कांस्टेंट एक्सेलरेशन की, तीसरा ब्लॉक है हमारा SHM का, और चौथा ब्लॉक है हमारा साइक्लॉइडल का। कोई नोट करना चाहे नोट कर लेगा और याद कर लेगा, ऐसे रटना ही है और कुछ नहीं है इसमें। तो इसमें इन्होंने पूछा हुआ है सिंपल हार्मोनिक मोशन का एक्सेलरेशन। तो SHM वाली कौन सी लाइन थी हमारी, ये वाली,
तो अब यही उठा लाओ, पाई स्क्वायर अपॉन 2 इंटू ओमेगा स्क्वायर एस अपॉन थीटा का स्क्वायर। तो एस बाई 2 बाहर हो जाएगा, मतलब एस मतलब यहाँ एच दिया हुआ है और पाई ओमेगा बाई थीटा अंदर अंदर है, तो ए हो जाना चाहिए आंसर, 8th का ए। सही है। 9th करिए, 9th नंबर ट्राई कीजिए। थियोरेटिकल क्वेश्चन यार, इसमें बहुत टाइम नहीं मिलेगा आपको, बस पढ़िए आंसर मारिए, क्योंकि अगर आता है आता नहीं आता नहीं आता, इसमें कोई एनालिसिस नहीं करनी होती है। देखो इसमें पूछा गया कि कैंप फॉलोअर्स जो होते हैं वो किस बेसिस पे क्लासिफाइड होते हैं। तो पहला है नेचर ऑफ इट्स मोशन, बिल्कुल सही है। नेचर मोशन रेसिप्रोकेटिंग है या रोटेशन ऑसिलेशन है, ठीक है, या सर्कुलेटरी ऐसा कुछ है, तो ये आपको पता है। पहला वाला हो गया कंफर्म। दूसरा है कि नेचर ऑफ कॉन्टैक्ट सरफेस, हाँ ठीक है, नाइफ फेस है या फ्लैट सरफेस है या फिर मशरूम है या फिर कॉनिकल है, तो ठीक है, तो उससे हो गया नेचर सर कॉन्टैक्ट। और तीसरा है स्पीड ऑफ कैम, ये कोई डेफिनेशन नहीं है। स्पीड ऑफ कैम ये डिफाइंड होता है हमारा उससे कि कौन सा किस टाइप का मोशन हो रहा है, ठीक है। तो 1 2 आंसर हो जाएगा इसका, ओनली आंसर इज बी। 9th का आ जाएगा आपको बी। 10th नंबर ट्राई कीजिए। तो ये भी यार अभी मैंने पीछे डिस्कस किया था कि अगर जो साइक्लोइडल है वो हाई स्पीड के लिए यूज करेंगे, उसके बाद एसएचएम यूज करेंगे, उसके बाद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, उसके बाद कांस्टेंट वेलोसिटी। ओके, तो इसमें कांस्टेंट एक्सेलरेशन है नहीं, तो हमारा सबसे हाई रहेगा 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3। डिग्रीज ऑर्डर में लगाना है तो 1 2 3 हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। 10th का बी। 11th ट्राई कीजिए, 11th नंबर। 11th हम कर चुके हैं, रिपीटिशन है क्वेश्चन का। ऑप्शन हम क्यों प्रोवाइड करते हैं? ऑप्शन प्रोवाइड करते हैं हम लोग मेनली वियर को रिड्यूस करने के लिए, ठीक है। और वियर, इसमें वियर 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 टर्म बिल्कुल आया ही नहीं है, तो हम जो पहला हमारा मेन मोड वो था कैसे रिड्यूस होता, और बाई ऑफसेट, वाई इज एन ऑफसेट, हाँ। तो जो है इसमें जो हमारा क्या हो रहा था पहले, स्टार्टिंग में प्रेशर एंगल रिड्यूस हो रहा था ना, वही टिक मार देंगे। टू डिक्रीज द प्रेशर एंगल ड्यूरिंग द एसेंट। ओके, सही है। तो डिक्रीज, हाँ, ए 11th का ए। कुछ लोग कन्फ्यूज हो गए इसमें कि डिक्रीज प्रेशर एंगल डिसेंड में, उतरते हुए क्यों नहीं? यार उतरते हुए हम फोर्स थोड़ी लगाते हैं, उसका मतलब कोई नहीं रहता, वो तो अपने आप नीचे आता है। जब हम ऊपर ढकेलेंगे तब ऊपर जाएगा, नीचे तो अपने आप आ जाएगा, वो स्प्रिंग से आ जाता है, स्प्रिंग ऊपर जो लगी रहती है कैम या फॉलोअर के ऊपर। अब 12th नंबर ट्राई कीजिए। देखो ये जो है साइक्लोइडल के बारे में पूछा हुआ था, साइक्लोइडल का जो ग्राफ आता है एक्सेलरेशन का इसी टाइप का आता है, ये आपको याद होना चाहिए। जो कितने ग्राफ आते हैं आप याद करोगे तो वो याद हो जाएंगे। यही आता है, सी आंसर आता है इसका। ये आपको याद है, अगर याद है तो याद है, नहीं तो रटना पड़ेगा। मतलब ग्राफ भी हमें ग्राफ रटने नहीं है। देखो जो जो एक है कांस्टेंट वेलोसिटी वाला, वो तो सिंपली आप बना लोगे, एक्सेलरेशन बना लोगे, एसएचएम वाला बन जाता है, लेकिन हल्का सा उसमें बेस चाहिए होता है। लेकिन जो साइक्लोइडल वाला है उसकी राशि हमारे पास इतनी रहती नहीं है। अगर हमें इक्वेशन याद तब हम उसको भी बना लेंगे, लेकिन इक्वेशन भूल ही जाते हैं, मैं भी भूल ही जाता हूँ, कितनी बार मैंने पढ़ा तभी मैं भूल गया हूँ। ओके, तो साइक्लोइडल का याद रखते हैं, ये होगा आंसर, डी सी। 13 नंबर ट्राई कीजिए। तो इसमें साफ साफ दिख रहा होगा आपको कि जो इसमें है वेलोसिटी लगातार इंक्रीज हो रही है, वो भी कांस्टेंट रेट से, मतलब डी वी बाई कांस्टेंट रेट से बढ़ रही है ना वेलोसिटी, कांस्टेंट रेट से। तो एक्सेलरेशन यहाँ पे कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट जो होता है उसका तो आप कांस्टेंट एक्सेलरेशन मोशन कह लो या फिर पैराबोलिक मोशन कह लो। ये मैंने पीछे भी बताया था, एक और क्वेश्चन इसी पे आया था, ठीक है। 13th का
सी हो जाएगा। सही कर रहे हैं हम लोग ने यार। 11 का ये, 11 का बी आंसर। रुक जाओ, 12 का बी दिया है क्या? गलत लिख दिया था मैंने। अपना सही है, जो हमने सोचा था वो सही है। जो रीजन होता है यहाँ मैंने गलत लिख दिया है बस। मैंने उस टाइम समझाया था आपको ना कि डिक्रीज प्रेशर एंगल ड्यूरिंग द एसेंट ऑफ फॉलोअर। ओके, ड्यूरिंग असेंट ऑफ फॉलोअर। तो बी सही है, यहाँ मैंने गलत नोट कर दिया था। अब आप ट्राई कीजिए 14 नंबर। 13 ये पेश हो गया। अब 14 नंबर ट्राई कीजिए, 14 नंबर। देखो इसमें कहा गया है ना कि जो रेडियल कैम में जो नॉमेनक्लेचर होता है उसके बारे में पूछा गया है बेसिकली। तो मोशन ऑफ ट्रेस पॉइंट, ट्रेस पॉइंट देखो ये होता है, जो मान लो रोलर फॉलोवर तो ये हो जाएगा। अगर नाइफ एज वाला है तो जो नाइफ एज होती है वही हो जाता है, ठीक है। उसमें सेम हो जाता है कैम प्रोफाइल और पिच कर्व। तो यहाँ देखो, यहाँ ये ट्रेस पॉइंट है। तो बोला है कि मोशन ऑफ ट्रेस पॉइंट डिस्क्राइब्स मूवमेंट ऑफ फॉलोवर, सही है। कर्व जनरेटेड बाय द लोकस ऑफ ट्रेस पॉइंट इज कॉल्ड कैम प्रोफाइल, नहीं। ट्रेस प्रोफाइल जो करता है उसे कैम प्रोफाइल नहीं कहते हैं, उसे हम कहते हैं पिच कर्व कहते हैं शायद। एक मिनट रुक जाओ, मैं चेक कर लेता हूँ। 14 नंबर ना, पिच कर्व भी कहते हैं। हल्का से कंफर्म कर रहा हूँ मैं, 14 नंबर है ना। पिच कर्व, हाँ सही, पिच कर्व ही बोलते हैं उसे। तो ये गलत हो गया, तो हमारा ये ऑप्शन चला गया। पहला सही है तो ये ऑप्शन चला गया। अब थर्ड फोर्थ में, फोर्थ दोनों में दिया है, हमें थर्ड चेक करना है। एक्चुअल वर्किंग कर्व ऑफ द कैम इज कॉल्ड पिच कर्व, सही है। जो कर्व ये वाला बनेगा ना इसके ट्रेस पॉइंट से, वही एक्चुअल वर्किंग कर्व होता है। तो थर्ड नंबर सही है, 13 सही है। इसका मतलब 13 बस बी ऑप्शन में, बी मार देंगे। 14 का बी। हम डी एफ चेक नहीं करने जाएंगे। फोर्थ नंबर स्टेटमेंट वो चेक करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमारा आंसर इतने से निकल जा रहा है। ये ट्राई कीजिए अब। सॉरी, 15 नंबर ट्राई कीजिए। देखो इसमें कहा गया इन सर्कुलर आर्क कैम विथ फ्लैट फेस रेसिप्रोकेटिंग फॉलोवर द कॉन्टैक्ट बिटवीन द फॉलोवर एंड नोज फॉलोवर मीनिंग द फॉलोवर एंड द नोज ऑफ द कैम इज ओनली मेंटेन्ड इफ। देखो इसमें ना एक बाहर स्प्रिंग लगी होती है, वही हमें इसको समझा मतलब रोक के रखी रहती है। तो एक्सटर्नल स्प्रिंग फोर्स लेस देन इनर्शिया नहीं, अगर इनर्शिया कम हो गया स्प्रिंग फोर्स तो फॉलोवर उड़ के बाहर चला जाएगा, बाहर फेंक देगा। ये गलत। एक्सटर्नल स्प्रिंग फोर्स इज ग्रेटर देन इनर्शिया फोर्स, ये सही है। तो 15 का बी। जो स्प्रिंग फोर्स है वो इनर्शिया फोर्स से ज़्यादा होना चाहिए, नहीं तो कैम जो फॉलोवर है उड़ के ऊपर चला जाएगा। जो गाइडिंग जो होती है उससे ऊपर चला जाएगा उठ के कैम, और उसके जो कॉन्टेक्ट छूट जाएगा। ठीक है, तो आप 16 नंबर ट्राई कीजिए अब। सेम क्वेश्चन रिपीटिशन है, वो सेम ग्रेटर देन द इनर्शिया फोर्स ऑफ फॉलोवर, भी आ जाएगा 16 का बी। सेम क्वेश्चन रिपीटिशन है। 17 ट्राई कीजिए। 15 भी 16 भी ना।
सही है, 17 ट्राई कीजिए। देखो, हमने यही डिस्कस किया था कि ये वो देते क्यों है, मतलब क्या रीज़न होता है कि ऑफसेटिंग दी जाती है। तो ऑफसेटिंग देने का मेन रीज़न यही है कि जो वियर वेयर कम हो जाता है और लिफ्टिंग फोर्स कम, काफ़ी वो सब, लेकिन सिर्फ दो में एक मेन है जो कि वियर वाला है, और थ्रस्ट भी कम होता है, ठीक है। तो 17 का आपका ए लग रहा है मुझे, ए होना चाहिए 17 का। हाँ, ए है भी। 18 ट्राई कीजिए। एक मिनट, 18 कहाँ गया? 18 नंबर ट्राई कीजिए। 18 नंबर। जैसे कुछ है नहीं, अब उसको डिफ्रेंशिएट करना है, वो डिफ्रेंशिएट करते हैं डायरेक्टली, फॉर्मेलिटी वॉर्मेलिटी नहीं करेंगे, सीधे डिफरेंस पहला डिफ्रेंशिएशन आएगा जो आपका वी करेंगे। तो मैं करते जा रहा हूँ, आप लोग देख लीजिए, आप भी करते रहिए। जो ओमेगा आता जाएगा, ओमेगा में लिख नहीं रहा हूँ बार बार, कौन लिखे। तो आंसर ये आएगा ए। सॉल्व करने वही आ रहा है, ठीक है। मैंने जीरो जीरो हटा दिया है, जीरो जीरो हटा दिया है क्योंकि जैसे कैलकुलेशन ईजी हो जाए। जीरो जीरो मैंने हटा दिया है, फिर किया कैलकुलेशन, और ओमेगा में नहीं लिख रहा था। ओमेगा लिखने से कैलकुलेशन गंदी हो जाती है, ठीक है। तो फिर 18 का ए आ गया आंसर, ए है भी आंसर। हाँ, अब 19 नंबर कीजिए ट्राई। अब 19 एंड 28 नंबर। तो जो प्रेशर एंगल होता है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बेस सर्कल डायमीटर के। ये फैक्चुअल चीज़ है, इसको समझाने कोई मतलब है नहीं। तो 19 का डी आंसर आएगा। तो जो 20 नंबर है, 28 नंबर कीजिए। तो उसमें बता चुका हूँ लीस्ट ईयर कहाँ पे आता है। लीस्ट ईयर आता है आपका साइक्लोइडल में। 20 का जो टेबल मैंने बनाई थी ना पीछे, ये वाली, कहाँ के मिटा दी गया यार मैंने। हाँ, मिट गई वो टेबल। वो बहुत इंपॉर्टेंट थी, उसमें काफ़ी डाटा था, ठीक है। 20 का मैंने काफ़ी डाटा, क्या आप कई बार पढ़ोगे तो याद हो जाता है वो, लेकिन अगर आपको ये जगह चाहिए कि बढ़िया से रखा रहा है तो आपके लिए, इसलिए मैंने लिख दिया था। 21 करिए। ठीक है। इसमें तो बोला गया एक्सेलेरेशन ऑफ फॉलोअर डिपेंड्स अपॉन। एक्सेलेरेशन का डिपेंड करता है, देखो इसमें दिया है ना, एस दिया है, थीटा दिया है, ओमेगा दिया है। तो एस हो गया डिस्प्लेसमेंट, ओमेगा हो गया स्पीड, रोलर रोलर डायमीटर, जो ये डाया बनेगा रोलर का, रेडियस सर्कल का, कहाँ सारी चीज़ें आएंगी यार, सब पे डिपेंड करता है। ए
सी आएगा ऑप्शन, ऑप्शन इसका 21 का सी। 20th में ट्राई कीजिए। 22। देख लो इसमें कहा गया फॉलोअर मोशन जो होता है रिप्रेजेंटेड ऑन द डिस्प्लेसमेंट डायग्राम इज अचीव्ड बाय द प्रॉपर कैम प्रोफाइल। सही है। और दूसरा है कैम प्रोफाइल इज कंस्ट्रक्टेड यूजिंग द प्रॉपर्टी। सही है ये भी। नहीं, कोई उसका लॉजिक नहीं है, लॉजिक नहीं है तो बी आंसर आएगा 3। देखो इसमें वही सेम चीज़ बोली गई है कि जो हमारा जितना कम जर्क होगा या जितना कम वेरिएशन होगा, मतलब कि अचानक वेरिएशन जो होता है, जैसे कि मान लो अगर एक्सेलेशन ऐसे था, एक्सेलेशन ऐसे हो गया, वेलोसिटी ऐसे थी ऐसे हो गई, या लगा अचानक चेंज हुआ है, तो उससे होता यह है कि अचानक फोर्स आता है और नॉइज़ हो जाती है। तो सही इन्होंने कहा है कि हाई स्पीड में कम वाले को हम यूज करेंगे, मतलब कंटिन्यूटी रहनी चाहिए, कहीं अचानक चेंजेस नहीं आने चाहिए, तो वही बोला गया अब्रप्ट चेंजेस। तो ए होगा इसका, ए लग रहा है। तो और ए और बी वाले ऑप्शन में यार कोई वो नहीं होता है कि कुछ भी हो सकता है, वो जो एग्जामिनर है उसके मूड पर डिपेंड करता है। ए और बी में अगर कई बार बहुत, जैसे यही वाला क्वेश्चन है, अगर इसको सही से पढ़ा जाए ना तो ए नहीं आएगा, आएगा बी। लेकिन अगर एक कैजुअल वे में पढ़ा जाए तो आंसर ए लगता है देखने में। ओके, ये इसलिए मैंने वही लिखा हुआ है। 3 बार ए है, एक बार सॉल्व किया गया है, दूसरी बार ये सॉल्व किया गया है, 2 बार फंसा हूँ मैं इस क्वेश्चन में। मतलब कभी मैं बी मारता रहूँगा, कभी ए मारता रहूँगा, ठीक है, वो मूड के ऊपर होता है, जैसा मूड रहे। तो इसमें कोई गलत सही नहीं होता है। तो हमारा जो एक चैप्टर है वो ख़त्म हो गया, और अगला नहीं, एक चैप्टर नहीं, अभी क्वेश्चन बचा है यार, एक दो क्वेश्चन और है। ये ट्राई करो 25 नंबर। 23 हो गया, 24 कहाँ गया, इसके नीचे होगा 24, ये रहा। ये ट्राई करो 24 नंबर। इसमें बोला गया है फोर्स क्लोज्ड, ठीक है, इसमें बोला गया है फोर्स क्लोज्ड। तो मैंने ये बताया था कि ऊपर स्प्रिंग लगी होती है कैम फ्लोर वाले में, तो फोर्स क्लोज है। और डोर क्लोजिंग मैकेनिज्म देखी होगी, ऐसे अपने आप बंद करता है, दबा के रखता है वो, तो ये फोर्स्ड है। और स्लाइडर का में कोई फोर्सिंग नहीं होती है, ठीक है, ये नहीं आएगा। 1 2 आना चाहिए, ये ऑप्शन होना चाहिए 24 का ए। 24 का ए, ये सब बेसिक चीज़ें हैं यार, इसमें नहीं फंसना चाहिए आपको। आप ये 25 करिए। देखो यार, ये पहला इन्होंने स्टेटमेंट दिया है, जो एक्सेलरेशन ऑफ फॉलोवर एट द बिगिनिंग एंड, देखो पहले बात तो ये डायग्राम जो बना हुआ है वो कांस्टेंट वेलोसिटी का है, कांस्टेंट वेलोसिटी का। इसमें 8 बार जर्क आता है, मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। और इन्होंने क्या क्या दिया, 0 जर्क है स्टार्टिंग और एंड पे। तो ये एब्सर्ड हो गया पहला ऑप्शन। पहला ऑप्शन जाते ही ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया। दूसरा पढ़िए अब, फॉलोवर रिमेंस एट द रेस्ट इन ड्यूअल पीरियड। ड्यूअल पीरियड नाम ही वही है कि फॉलोवर जो है मतलब वही रुका रहे। तो दूसरा सही हो गया, तो यही ऑप्शन मिल गया हमें, सी। तो 25 का सी। 26 नंबर करिए अब। फिर वही ऑप्सेट, ऑप्सेट का क्वेश्चन है, देखो। ये सेम रिपीटिशन, आपको रिपीटिशन है क्वेश्चन का। तो इसमें डिक्रीज करना है प्रेशर एंगल ड्यूरिंग द असेंट। 26 का है, ये उस क्वेश्चन का रिपीटिशन ही है, बस ऊपर नीचे कर दिए गए हैं ऑप्शंस। अब आता है नया चैप्टर हमारा डायनामिक एनालिसिस, तो उसका ये पहला क्वेश्चन ट्राई कीजिए, पहला क्वेश्चन ट्राई कीजिए।
देखो इसमें बोला गया है कि सारे जो फोर्सेस उसे आइडेंटिफाई करना है। तो ये आप देख लो, इस पे जो आता है वो आता है कनेक्टिव रॉड फोर्स, जो इस पे आता है एफ सी, जो दीवार पे लगता है सिलेंडर की वॉल पे उसको हम कहते हैं थ्रस्ट फोर्स, इन्होंने उसको क्यू से दिखाया हुआ है। और जो पिस्टन फोर्स होता है एफ आर, इनर्सिया फोर्स। एंड जो एफ सी, नहीं एफ सी आर इसको लो, ये हो गया एफ सी, जिससे कि हमारा टॉर्क आता है क्रैंक पे जो लगता है परपेंडिकुलरली। तो एफ क्यू कहाँ पे है? एफ क्यू नीचे है। एफ क्यू क्या हो गया? थ्रस्ट फोर्स हो गया। तो ए का, ए बी सी डी लिख लेते हैं। ए का क्या हो जाएगा? थ्रस्ट फोर्स कहाँ है? हाँ ये रहा, साइड थ्रस्ट। ए का 4, तो ये दोनों ऑप्शन चले गए। तो बी का 1 ऑटोमेटिकली हो गया। सी का देखना है एफ डब्ल्यू। एफ डब्ल्यू कहाँ पे है आपका? ये रहा एफ डब्ल्यू। तो एफ डब्ल्यू क्या है यार? एफ डब्ल्यू कैसे इन्होंने दिखाया हुआ है, ये बताना क्या है। एफ सी आप देख लो, एफ सी। एफ सी जो है वो है आपका जो मूवमेंट देगा, मतलब क्रैंक एफर्ट 3। सी डी का 3 हो गया। और सी का फिर क्या हो जाएगा? सी का 2 चेक करते हैं, सी का 2 है क्या? अच्छा, इनर्सिया फोर्स ऑफ कनेक्टिंग रॉड, सही है, इनर्सिया फोर्स ऑफ कनेक्टिंग रॉड। ये कभी आता नहीं है पेपर में, लेकिन यहाँ उन्होंने दे दिया है। तो मतलब जब हम एनालिसिस करते हैं तो ये नहीं आता एकदम एफ डब्ल्यू वाला। तो 4 1 23 41 23, तो आपका हो गया सी ऑप्शन। पहले का सी सही है, दूसरा ट्राई कीजिए। पहले का सी सही है ना? सही है। दूसरा ट्राई कीजिए। देखो यार, कोई भी चीज़ हम करते हैं, कोई भी काम करते हैं, तो पहले हम उसके वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन एनालिसिस करते हैं। ये आप जान लो, ये फैक्चुअल चीज़ है, इसमें कोई बुद्धि नहीं लगानी है। अगर हल्का सा दिमाग लगाओगे ना, हल्का सा, तो भी आप ना आते हुए क्वेश्चन कर लोगे। तो पहले आप करेंगे वेलोसिटी एक्सेलेरेशन एनालिसिस, उसके बाद आप देखेंगे इनर्सिया फोर्सेस का एनालिसिस करेंगे। हमने पढ़ाई वैसे की हुई है इनर्सिया फोर्सेस का। फिर आप करेंगे बैलेंसिंग, उसके बाद देखेंगे वाइब्रेशन कहाँ हो रहा है, उसी हिसाब से डैम्पर लगाएंगे। ठीक है, तो 4 2 3 1, 4 2 3 1, तो डी ऑप्शन। थर्ड नंबर ट्राई कीजिए। देखो, जो गवर्नर का काम होता है ना, वो होता है स्पीड को कंट्रोल करना जब लोड बढ़ता है तब। ठीक है, गियर से काम होता है पावर ट्रांसमिट करना। जो हंटिंग उन्होंने दे रखी है, हंटिंग हंटिंग होती है गवर्नर में। तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। क्लीन कंस्ट्रक्शन, एक्सीलेशन ऑफ पिस्टन, ये सही है, सी। और जो क्लीन कंस्ट्रक्शन, अगला क्वेश्चन क्लीन कंस्ट्रक्शन में मैंने एक बहुत अच्छा सा वीडियो बनाया हुआ है, 4 या 5 मिनट का है, वो आप देखिएगा। आपको फिर क्लीन कंस्ट्रक्शन का कोई भी क्वेश्चन नहीं रुकेगा आपसे। ठीक है, उसमें मैंने बहुत ट्रिक से समझा दिया है कि आपको बस एक ट्रिक याद कर लेनी है कि वेलोसिटी का परपेंडिकुलर और एक्सीलरेशन का पैरेलल, बस इतना याद रखना है, इससे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे बस। लेकिन आपको वीडियो देखना पड़ेगा उसको चीज़ समझने के लिए। वीडियो की लिंक जो आई बटन में आ गई होगी अब, तो ऊपर देख लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन करिए, चौथा नंबर, 4 नंबर ट्राई कीजिए। देखो यार, एक्सेलरेशन के लिए जो क्वाड्रेटल होता है ये बनता है OPST। ठीक है, और जो वेलोसिटी ट्रायंगल होता है वो होता है OPS, सॉरी, नहीं सॉरी यार, जो क्वाड्रिलेटरल है आपका, क्वाड्रिलेटरल जो है वो है OPST। एंड जो वेलोसिटी ट्रायंगल है वो आपका है OPR। ठीक है, तो OPST डी आंसर आ जाएगा इसका, चौथे का डी। चौथे का बी, OPST। हाँ ठीक है, गलत हमने देख लिया था। चौथे का बी है, OPST, बी ऑप्शन ही है। पांचवा करिए।
देखो यार इसमें देख लो, इसमें उन्होंने पूछा है कि स्लाइडर का मैकेनिज्म है, उसमें जो एक्सेलरेशन है वो मैक्सिमम कहाँ पे होगा। तो हल्का सा में डाउट होता है कि एक डाउट रहता है कि इनवर्ड पे भी, इनर डेड सेंटर पे भी एक्सेलरेशन मैक्सिमम रहेगा और आउटवर्ड पे भी, लेकिन ये हल्का सा गलत है। ये देखो, ये जो इक्वेशन बनती है हमारी ए इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर, ओके, तो उसमें ये ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा प्लस कॉस 2 थीटा बाई एन, और इनर सेंटर पे है तो थीटा की वैल्यू 0 होगी। अगर 0 पुटअप करेंगे तो देखो 1 प्लस 1 बाई एन आ रहा है, और अगर वही 180 पुट करते हैं मतलब आउटर डेड सेंटर, तो -1 प्लस 1 बाई एन, तो यहाँ वेरिएशन आ गया ना यार। तो ये मैक्सिमम हो गया थीटा जीरो वाला। तो हमारा आंसर जो होगा एट द इनर डेड सेंटर, इनर डेड पोजीशन। तो चौथे का ए, पाँचवें का ए है, पाँचवें का ए है, सॉरी। हाँ ठीक है, 6 नंबर ट्राई कीजिए, 6 नंबर। देख लो यार, जो अभी मैंने समझाया था कि जो एक्सेलरेशन होता है ये होता है, तो ये आप सिंपली यहाँ आपको ये दिख गया तो डायरेक्टली आप मिला दो कि एक्सेलरेशन ऑफ पिस्टन, ठीक है। तो बी का 2 हो गया, तो बी का 2 कहाँ कहाँ है, एक मिनट यार नीचे चला गया है। अब मिला लो, अब बी का 2 कहाँ पर चला गया, जो ये है इसको 2 से मिलाना, बी का 2 हो गया। तो बी का 2 होते ही ये ऑप्शन कैंसिल, ये ऑप्शन कैंसिल, तो ए का 4 ऑटोमेटिकली हो गया। ओके, अब हमें चेक करना है एंगुलर वेलोसिटी ऑफ कनेक्टिंग रॉड। तो बचता क्या है हमारे पास, बी हो, ये चला गया, ये चला गया, तो ये बच गया ओमेगा स्क्वायर अपॉन एन कॉस थीटा। तो सिंपली वेलोसिटी जो आए, एंगुलर वेलोसिटी जो आएगा ए इसका 3, तो 42 13, 42 13 सी, सिक्स का सी आ जाएगा। अब 7th नंबर ट्राई कीजिए। देखो पिछला जो क्वेश्चन था एक्सेलरेशन के बारे में था, अब जो क्वेश्चन है तुम्हारा उसके बारे में है, वेलोसिटी के बारे में। तो जो हमारी जो वेलोसिटी मैक्सिमम आता है ना यार, वो आता है आपका 90 डिग्री क्रैंक एंगल में, मतलब कि जब क्रैंक इज परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ स्टॉक ऐसे रहता है, तो जो यहाँ की पूरी वेलोसिटी होती है ना, यहाँ की पूरी वेलोसिटी वो ट्रांसमिट हो जाती है इसको डायरेक्टली। मतलब क्रैंक जो कनेक्टिंग रॉड जो होगा, कनेक्टिंग रॉड जो होगा वो ट्रांसलेशन करेगा उस टाइम, जब ऐसी पोजीशन आती है ना 90 वाली, तो कनेक्टिंग रॉड ट्रांसलेशन करता है, मतलब इसका ओमेगा 0 होता है कनेक्टिंग रॉड का, और इसकी पूरी वेलोसिटी इसको ट्रांसमिट होती है, तो इसी टाइम मैक्सिमम आता है, ठीक है, ये आप जान लो। और अगर आप प्रूव करना चाहो वी इक्वल टू ओमेगा आर साइन थीटा प्लस साइन 2 थीटा अपॉन एन से, तो अब इससे देख सकते हो कि जब ये पहला टर्म है इसको हम मैक्सिमम करेंगे, क्योंकि दूसरा टर्म मैक्सिमम करने से घाटा ये है ना कि इससे नीचे एन आ रहा है, और एन की वैल्यू कम से कम 5 से लेकर 10 तक होती है, तो इसको मैक्सिमम करने का कोई फायदा ही नहीं है। अगर मान लो आप इसको मैक्सिमाइज करते हैं 5/4 रख के, तो ये मिनिमम हो जाएगा, ये मिनिमम हो जाएगा और कोई फ़ायदा नहीं रह जाएगा, इसलिए 90 पे मैक्सिमम होता है, पता है हमें। और आप देख लो आंसर क्या है इसमें फिर, 7th का जो आंसर आएगा वो आएगा क्रैंक इज परपेंडिकुलर लाइन ऑफ स्टॉक, सी बी आना चाहिए आंसर, 7th का बी आंसर है भी। 8th नंबर ट्राई कीजिए, ट्राई 8th नंबर।
फिर से वही क्वेश्चन आ गया क्लेन कंस्ट्रक्शन वाला। तो ये मैंने बहुत साफ तरीके से बताया हुआ है। मैं हल्का सा हिंट दे देता हूँ आपको। देखो मैंने कहा था ना कि वेलोसिटी का परपेंडिकुलर और एक्सेलरेशन का पैरेलल। तो इसमें किसकी बात की गई है? इसमें बात की गई है वेलोसिटी की, सी डी। सी डी किसकी वेलोसिटी ये पूछा गया। तो ये बताओ सी डी जो है, जो सी डी है किस वेलोसिटी परपेंडिकुलर होगा? जो सी की जो पॉइंट सी की वेलोसिटी होगी वो ऐसे होगी। ये इसके परपेंडिकुलर तो है नहीं, तो मतलब ये पॉइंट सी वाला कैंसिल हो गया। पॉइंट आप पी का देखोगे, पॉइंट पी का देखोगे तो पी की वेलोसिटी ऐसे होगी इस डायरेक्शन में, तो ये भी सी डी के परपेंडिकुलर नहीं है, तो ये भी कैंसिल आउट हो गया। और अगर आप पी की विद रिस्पेक्ट टू सी देखोगे, पी की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू सी, तो ये इस लाइन के परपेंडिकुलर रहती है, तो ये लाइन जो है इसके परपेंडिकुलर भी होगी, सी डी के परपेंडिकुलर भी। तो यही आंसर हो जाएगा, पी का विद रिस्पेक्ट टू सी। ठीक है, ओके। यही मैंने बहुत अच्छे ट्रिक समझाया हुआ उस वीडियो में, आप देख लेना, वीडियो पर है, आई लिंक पे है वीडियो, इस टाइम भी है। तो ये आ गया आपका एंगुलर वेलोसिटी ऑफ कनेक्टिंग रॉड, वेलोसिटी ऑफ पिस्टन विद रिस्पेक्ट टू क्रैंक पिन, सही है, सी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, मतलब पी की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू सी, एट्थ का सी आ जाएगा। नाइन्थ ट्राई कीजिए, नाइन्थ। देख लो यार, इसमें जो बोला गया है ना कि टॉर्क जो हमारा 40 न्यूटन मीटर ट्रांसमिट हो रहा है, तो कोफिशिएंट दिया गया है जो वॉल स्लाइडिंग हो रही है, और पिस्टन का मास दिया हुआ है, और क्रैंक रेडियस दिया हुआ है। तो इसमें पूछा गया है कि जो हमारा कूलॉम्ब फ्रिक्शन होगा, कूलॉम्ब फ्रिक्शन कहाँ पे आएगा? वॉल पे आएगा। वॉल पे जो कूलॉम्ब फ्रिक्शन कैसे आता है? जो थ्रस्ट लगता है, थ्रस्ट लगेगा, एन हो जाएगा वही नॉर्मल फोर्स, इनटू म्यू कर देंगे तो वही आ जाएगा आपका कूलॉम्ब फ्रिक्शन। तो उसके लिए हमें यहाँ पे थ्रस्ट निकालना है ना, ठीक है। तो इसके पहले हमने निकाल लिया एफ आर, टी इक्वल टू एफ इंटू आर कर दिया। तो जो एफ है ना, ये एफ, ये आपका है क्रैंक अफेक्ट, क्रैंक पे जो फोर्स लगता है, क्रैंक के फोर्स से ही हमारा टॉर्क आता है ना। तो यहाँ जो फोर्स लग रहा है वो आया हमारा 400, सॉल्व करने में 400 आ गया। ठीक है, फिर हमने थोड़ा ध्यान दिया तो पता लगा कि ये जो है, ये जो ट्राइंगल है वो राइट एंगल ट्राइंगल है। जब राइट एंगल ट्राइंगल है तो ये सीधी लाइन हो गई, मतलब कहीं एंगल नहीं इसके बीच में, तो जो ये 400 फोर्स है सीधे कनेक्टिंग रॉड पे ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये फोर्स पहुंच गया यहाँ पे 400 न्यूटन। तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक तो वॉल पे लगेगा, एक तो पिस्टन पे लगेगा। तो वॉल वाला जो आएगा वो आएगा आपका 400 साइन थीटा साइन 30, और जो पिस्टन पे आएगा 400 कॉस 30। तो 400 साइन 30 आपका कितना आएगा? वॉल वाला 200 आ रहा है। ठीक है, तो वॉल वाला थ्रस्ट जो है 200 आ गया। जब थ्रस्ट फोर्स आपका 200 आ गया है तो यही नॉर्मल फोर्स है, तो फ्रिक्शनल फोर्स कितना आ जाएगा? म्यू इंटू एफ टी। तो म्यू आपका 0.08 है, 200 ये है, तो आपका 16 आ जाएगा, 16 न्यूटन। आंसर इज ए, नाइन्थ का ए आ जाएगा। ठीक है, तो 10th नंबर ट्राई कीजिए, नाइन्थ का ए आ गया, 10th नंबर ट्राई कीजिए। अब समझ गए होंगे अब तो।
तो इसमें टॉर्क जो पहला वाला केस में आएगा ना, वो आएगा आई इंटू अल्फ़ा। तो आई हमारा 125/10⁻5 है, तो इसमें हम अल्फ़ा से मल्टीप्लाई जब कर देंगे तो आपका आ जाएगा, अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करते ही आ जाएगा ये 25 पहला टॉर्क। और जो दूसरा I2 आ रहा है जिसमें कि रेडियस ऑफ गायरेशन 6 हो गया है, जिसमें रेडियस ऑफ गायरेशन 6 हो गया है, उसमें आपका जो I2 आएगा वो आएगा आपका 6 तो ये आएगा 180/10⁻5 आएगा। तो इसमें जो T2 आ जाएगा वो आएगा आपका, T2 जो आएगा ना, इसमें अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करने पे 36, तो आपका करेक्शन जो आ जाएगा 11 का आ जाएगा। तो 36 से 25 में 11 का डिफरेंस है ना, वही करेक्शन आपका है। तो 10th का ए 11th नंबर कीजिए, 11th नंबर। ये दो 11th नंबर मैं बताऊंगा, मतलब टाइम नहीं मिलेगा। मैं बता चुका हूँ आपको कि अगर परपेंडिकुलर क्रैंक और क्रैंक का जो ये ट्रायंगल था पीछे, जो आपका ये ट्रायंगल बना था, ये अगर परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है, ये दो जगह बन चुका है, तो ये पूरा फोर्स ऐसे ट्रांसमिट हो जाएगा, तो ये 90 डिग्री। तो ये जो है ना, ये क्रैंक जो कनेक्टिंग रॉड है, जो वो भी ट्रांसलेशन करता है उस टाइम, वो भी ट्रांसलेशन, इसका ओमेगा 0 होता है, इसका ओमेगा 0 होता है। जो इसकी वेलोसिटी होगी क्रैंक पिन की, वही वेलोसिटी हो जाती है पिस्टन की, मतलब सेम वेलोसिटी ट्रांसफर हो गई, कोई इसमें चेंजेस नहीं है। ओके, तो आपका ओमेगा 0 हो जाता है इसमें। वैन कब होता है, वैन आपका, ये हमने पढ़ा हुआ है ना, एक क्वेश्चन हमने वो पीछे किया था, दिखा देता हूँ आपको। ये नहीं, कहाँ गया क्वेश्चन, चलो कहीं गया क्वेश्चन, मैं बता दे रहा हूँ आपको। तो उसमें ये था यार क्वेश्चन में कि जो आपका ऐसे हो जाता है क्रैंक जब ऐसे हो जाएगा 90 हो जाएगा, तो इसकी पूरी वेलोसिटी पिस्टन को ट्रांसमिट हो जाएगी, और जो कनेक्टिंग रॉड है वो ओमेगा = 0 हो जाएगा इसका। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा व्हेन क्रैंक एट 90 डिग्री, मतलब 11th का बी। 12th नंबर ट्राई कीजिए। ये सब छोड़, मतलब इजी क्वेश्चन है, इसमें बहुत टाइम नहीं मिलेगा आपको। दूसरा पूछा गया है मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ क्रैंक कनेक्टिंग रॉड। तो कनेक्टिंग रॉड का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है ओमेगा कॉस होता है ना, एक मिनट रुक जा यार, थोड़ा ध्यान से उतर गया है। हमने मैचिंग कराई थी क्वेश्चन में भी, ओमेगा कॉस, एक मिनट ये होता है, दिमाग से उतरना। ओमेगा अपॉन एन कॉस अल्फा होता है ना, ओमेगा अपॉन एन कॉस थीटा, ओमेगा अपॉन एन कॉस थीटा। तो इसमें पूछा हुआ है कि मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी ऑफ कनेक्टिंग रॉड, तो आपका थीटा को 0 कर दीजिए। तो और एन हमारा 5 दिया हुआ है, तो इसमें 100 पाई में से 5 से डिवाइड हो जाएगा, 20 पाई हो जाएगा, 25 60 के बराबर होता है। तो 12वें का आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, 12th का आंसर हो जाएगा बी। 12 नंबर है ये ना। इन्होंने कैसे किया, इन्होंने पूरी पंचायत उठा दी है उसके लिए। ठीक है, आप याद रख लो, फॉर्मूला याद रख लो बस, ओमेगा कॉस थीटा अपॉन एन। एन 5 है तो हम साइन थीटा इग्नोर कर देंगे, इसका फॉर्मूला अलग होता है, ओमेगा कॉस थीटा अपॉन रूट में साइन एन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर जो, तो यार सिंपल सी बात है, एन आपका 5 है माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, तो साइन की वैल्यू 1 से कम होती है, और स्क्वायर कर दिया तो और कम हो जाएगी। ठीक है, तो 5 उसको नेगलेक्ट कर देंगे, तो यहाँ से हमारा 60 आ जाएगा। 13 नंबर ट्राई कीजिए, 13 नंबर।
देखो इसमें पूछा हुआ है मैग्नीट्यूड ऑफ सेकेंडरी फोर्स। तो सेकेंडरी फोर्स के बारे में देखो क्या है, प्राइमरी फोर्स जो आ रहा है आपका कॉस थीटा से आ रहा है, और सेकेंडरी फोर्स आ रहा है आपका कॉस 2 थीटा अपॉन एन से। जो हमारा फॉर्मूला होता है ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा प्लस कॉस 2 थीटा बाई एन। तो प्राइमरी फोर्स आ रहा है कॉस थीटा से, सेकेंडरी फोर्स आ रहा है कॉस 2 थीटा अपॉन एन। तो कॉस थीटा इंटू सम कांस्टेंट की वैल्यू 500 है, और कॉस 2 थीटा इंटू सम कांस्टेंट अपॉन एन की वैल्यू आपकी कितनी आएगी, एन जो से डिवाइड कर दीजिए आप, एन 4 हमारा निकल के आ रहा है यहाँ पे 1000 अपॉन एल, आर एल अपॉन आर करने पे। तो 500 में 4 से जब डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 125। ओके, तो 13th का ये हो जाएगा। 14 नंबर ट्राई कीजिए। देखो यार ये आपको कोरियोलिस सेक्शन जो होता है 2 ओमेगा वी होता है इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी ऑफ स्लाइडर। ठीक है, तो 2 ओमेगा वी परपेंडिकुलर टू द लिंक। ये आपका 14th का बी हो जाएगा। 15 नंबर ट्राई कीजिए। देखो ये भी क्वेश्चन हम कई बार कर चुके हैं, इसको बहुत टाइम नहीं मिलेगा। ये देखो ये इन्होंने कहा है कि सेंटर फिक्स जो सेंटर है उसके बीच डिस्टेंस 150 है, और जो रोटेट कर रहा है क्रैंक उसका 75 लेंथ है। तो सिंपल ये जो आपका एंगल आ जाएगा यहाँ 90 करने पे 60 आ जाएगा। तो जो रिटर्निंग होगी 160 इंटू 2 में होगी, और जो कटिंग होगी कितना बचता है 60 में, इसका कितना बचेगा 240 बचेगा। ये 120 था, 240 बचा, तो 240 अपन 120 कर दोगे तो जो कट रेशियो आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो 15th का बी हो गया। 16 ट्राई कीजिए। थोड़ी नॉइज़ है यार, उसको आप ध्यान मत देना, बाहर लोग क्रिकेट खेल रहे हैं। देखो यार ये जो क्वेश्चन है ना, उसमें इन्होंने दिया हुआ है कि क्रैंक की लेंथ दी हुई है, कनेक्टिंग रॉड की लेंथ दी हुई है, क्रैंक स्पीड दी हुई है, क्रैंक एंगल दिया हुआ है। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ पिस्टन पूछा है तो वही फॉर्मूला लगा देंगे, 20 ओमेगा साइन थीटा प्लस साइन 2 थीटा अपॉन एन 2 तो साइन थीटा 45 है तो 1/√2 हो जाएगा, साइन 2 थीटा 45 है तो 1 हो जाएगा अपॉन 2n। तो n की वैल्यू हमारी जो आ जाएगी 100/20 आ जाएगी 5। तो ये इतना आ जाएगा 1/√2 प्लस 10। तो इसको थोड़ा कैलकुलेट करेंगे हल्का फुल्का ना, तो ये हमारा आएगा अप्रॉक्सीमेट 0.83 के आसपास। ठीक है, 0.83 के आसपास आएगा इतनी वैल्यू। तो 0.83 अंदर है, तो बाहर देख लो आप 7 पाई मतलब 7 21 21 22 22 44, मतलब 4.4 से 0.83 का मल्टीप्लाई करना है, तो ये अराउंड 2 आ जाएगा आपका। चलो 32 36 36 3.6 के आसपास आ जाएगा। ठीक है, 3.6 के आसपास। तो कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, इसका आंसर मैं दे रहा हूँ। 16th का आंसर है, कोई 16th का 3.6 के आसपास आ जाएगा। ओके, 3.6 मीटर पर सेकेंड, ये कोई आंसर इसमें मैच नहीं है, सब गलत है। आप 17 नंबर ट्राई कीजिए।
जो 17 नंबर में क्विक, इसमें क्विक रिटर्न मैकेनिज्म की बात की गई, तो इसमें आपको सिंपल पता है यार कि क्विक रिटर्न मैकेनिज्म में कोरियोलिस आता ही आता है, क्योंकि ये स्लाइड करता है, एक जो ब्लॉक रहता है, ठीक है, स्लॉटेड लीवर पे। तो पहला सही है, बिकॉज टू लिंक इन द मैकेनिज्म ऑसिलेट एंड वन स्लाइडिंग, हाँ ये भी सही है, स्लाइडिंग होती है और रोटेशन होता है, इसीलिए ऑसिलेशन होता है ओमेगा से, इसीलिए आता है कोरियोलिस। तो 17 का ए लग रहा है मुझे, 17 का ए, 16 का, मिला, एक मिनट रुक जाओ, मिला लेते हैं पहले। 14 बी, 15 बी, 16 3.6, 9 का ए बी बी, ए बी बी ए, ठीक है, ठीक है, सारे आंसर सही है हमारे। ये आपका 17 हो गया, 18 करिए। दो इसमें ये ब्लंडर दे दिया इन्होंने कह दिया नो बैलेंसिंग मेथडोलॉजी इन केस ऑफ रिसिप्रोकेटिंग इंजन। ये गलत है यार, बैलेंसिंग मेथडोलॉजी है हमारे पास, लेकिन वो कम्प्लीटली बैलेंस नहीं कर पाती, वो अलग चीज़ है, ठीक है, ये गलत। तो 18 का डी हो जाएगा। तो हमारा दूसरा चैप्टर है अबाउट द डायनामिक एनालिसिस, ये भी खत्म हो गया। और तीसरा चैप्टर आता है अबाउट द फ्लाई व्हील। पहला क्वेश्चन कीजिए फ्लाई व्हील के बारे में, फर्स्ट क्वेश्चन ट्राई कीजिए फ्लाई व्हील के बारे में। देखो मिनिमम स्पीड वहीं होगी फ्लाई व्हील की ना जहाँ वो एनर्जी कम एब्जॉर्ब किया रहेगा। मान लो एच पॉइंट पे एनर्जी ई है, उसके बाद जो वेरिएशंस आ रहे हैं उस हिसाब से आप देखते जाओ। ई के पास 100 एनर्जी आ गई, 100 जूल मान लो, कुछ मान लो 100 जूल एनर्जी आ गई, तो वेलोसिटी बढ़ेगी। उसके बाद 25 जूल नेगेटिव हो गया, मतलब 25 बचा, एनर्जी थोड़ी कम होगी। फिर 74 हो गई तो बढ़ेगी, -3 होगी तो और कम हो जाएगी, 40 हो गई फिर बढ़ेगी, फिर -33 होगी सबसे कम हो जाएगी, 3 पे और बढ़ेगी। इसका मतलब E-33 पे वेलोसिटी सबसे कम होगी। तो वही पूछा हुआ है, तो हम एफ पॉइंट पे एनर्जी हमारी E-33 है, तो हम एफ आंसर मार देंगे। तो पहले का डी हो जाएगा। ओके, पहले का डी। आप दूसरा तीसरा ट्राई कीजिए, मैं देखता हूँ आंसर क्या है। ठीक है, पहले का डी आंसर है, चेक करना उसे अभी। ठीक, पहले का डी आंसर, सेकंड करिए। तो इसमें बोला गया कि 4 स्ट्रोक आईसी इंजन, तो टर्निंग मोमेंट ड्यूरिंग द कंप्रेशन स्ट्रोक। तो ये जान लो 4 स्ट्रोक आईसी इंजन में बस एक ही पावर स्ट्रोक होता है, उसमें ही कंप्लीटली पॉजिटिव होता है। और एक जगह और सक्शन में, शायद सक्शन में हल्का सा पॉजिटिव होता है, सक्शन में हल्का सा पॉजिटिव होता है बस एक जगह, सक्शन में और एग्जॉस्ट वाले में सेक्शन में एक जगह पॉजिटिव होता है। मैं चेक लेता हूँ, हल्का सा दिमाग उतर रहा है मेरे। आप ट्राई कीजिए सेकंड नंबर। देखिए जो कंप्रेशन स्ट्रोक है उसमें पूरा नेगेटिव होता है, ये तो मैं जानता हूँ। टू का भी तीसरा ट्राई कीजिए, मैं देखता हूँ तब तक। हाँ देख लो, सक्शन में बहुत माइन्यूट सा पॉजिटिव होता है, और जो
एग्जॉस्ट स्ट्रोक होता है उसमें हल्का सा माइनर पॉजिटिव होता है, ठीक है, उसको कंसिडर नहीं करते हम कैलकुलेशन में, बस हल्का सा होता है, इतना जान लीजिए आप। लेकिन जो कंप्रेशन स्ट्रोक है उसमें कम्प्लीटली नेगेटिव होता है। तो दूसरे का बी ये है, उसमें कोई वो नहीं है। थ्री ट्राई कीजिए। यह सिंपल है, तो जनरल सेंस से आ जाएगा आंसर कि जो मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी है क्या हो जाएगी, मिनिमम माइनस मैक्सिमम, मैक्सिमम माइनस मिनिमम, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम माइनस मिनिमम, बी आंसर हो जाएगा थर्ड का बी। फोर्थ नंबर ट्राई कीजिए। तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया कि जो डायमीटर की जब कैलकुलेशन करते हैं तो उसमें क्या पैरामीटर्स रहते हैं। तो सिंपल देख लो, डायमीटर से वेलोसिटी अफेक्ट होगी डायरेक्टली। अब वेलोसिटी हमारी किस पे डिपेंड करती है, स्ट्रेस पे भी और डेंसिटी पे भी। मतलब कि लिमिट ऑफ पेरिफेरल स्पीड सही है, सेंट्रीफ्यूगल स्ट्रेस हाँ सही है, स्ट्रेस जो आता है हमारा सेंट्रीफ्यूगल mv²/r, वी है यहाँ पे, आर यहाँ पे है। तो इससे देखेंगे ही कोएफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड, हाँ इससे देखेंगे। थर्ड नहीं कोएफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन इससे नहीं, मतलब कोई यार ये तो अंतर बता रहा है बस ना। और जो वेट होता है रिम का इससे देखेंगे, ठीक है। तो 1 2 4 डी आंसर होना चाहिए, फोर्थ का डी सही है। फिफ्थ कीजिए, फिफ्थ ट्राई कीजिए। देखो यार, जो 4 स्ट्रोक होता है इंजन ना, इसमें इन्होंने बात की है रिगार्डिंग 4 स्ट्रोक इंजन जो होता है वो 2 सर्कल में एक पावर स्ट्रोक देता है, ठीक है। तो पहला जो उसका पार्ट होता है उसमें होता है सक्शन, वो होता है 0 से पाई तक। उसका होता है कंप्रेशन, जो मैंने बताया, देखो जो मैंने कहा था कि सक्शन में हल्की सी एनर्जी आती है, तो ये रही हल्की सी एनर्जी, आपको दिखा दी मैंने यहाँ पे, ये पिन पॉइंटेड। और यहाँ पे मैंने हल्की सी एनर्जी दिखाई हुई है एग्जॉस्ट वाले केस में भी। लेकिन कंप्रेसर पूरा नेगेटिव होता है और ये पावर स्ट्रोक है, सबसे ज़्यादा एनर्जी इसी में आएगी, पॉजिटिव एनर्जी, ठीक है। तो कंप्रेशन जो होता है ना वो 180 से 360 होता है। ये लाइन यहाँ पे गलत है कंप्रेशन स्ट्रोक वाली, तो अब 2 नंबर काटिए हर जगह से, तो बचेगा आपका डी बस। तो फिफ्थ का डी हो गया। 6th नंबर ट्राई कीजिए। तो इसमें कहा गया है कि जो दूसरा वाला हम बना रहे हैं रिम, उसमें मीन डायमीटर जो है वो पहले का हाफ हो गया है। तो जो हमारा आई होता है, जो हमारा पहले एनर्जी का, देखो फार्मूला क्या होता है, एनर्जी का फार्मूला होता है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा तो सेम है, हाफ तो कांस्टेंट है, तो आई हमें चेक करना है बस, इनर्सिया जो है मास मोमेंट ऑफ इनर्सिया। तो पहले में एम आर स्क्वायर आएगा, दूसरे में भी एम आर स्क्वायर आएगा, लेकिन इसका आर जो है वो आधा हो गया है। तो एम आर स्क्वायर जब करेंगे MR2 स्क्वायर तो 1/4 आ जाएगा, एक तो 1/4 ऑफ द फर्स्ट वन।
तो सिक्स्थ का सी, सेवन्थ करिए। ये देखो सिंपल फार्मूला है हमारा। जो एनर्जी होती है आई सी एस ओमेगा स्क्वायर होती है, तो सी एस जो होता है कोफिशिएंट फ्लक्चुएशन कोफिशिएंट होता है, वेलोसिटी फ्लक्चुएशन कोफिशिएंट। तो इसमें के सी एस को के ई एस से दिखाया गया है बस, तो डी ऑप्शन हमारा है। सेवन्थ का डी, मैंने पीछे आंसर दिया था, सिक्स का सी, हाँ ठीक है, सिक्स का सी, सेवन्थ का डी, एट्थ करिए। तो इसमें देख लो यार, इसमें कहा कि क्या कि रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होगा, डिस्क टाइप फ्लाईव्हील है कंपेयर टू द रिम टाइप फ्लाईव्हील। ओके, तो इसको आप इक्विवेलेंट कर लो बस। तो जो हमारा ये हमारा रिम टाइप वाले के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ये हमारा डिस्क टाइप वाले के लिए है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। तो इसे एम कैंसिल हो जाएगा एंड R1/R2 इक्वल टू आ जाएगा √2। R2 रिम के लिए था, तो पूछा क्या है, रेडियस ऑफ गायरेशन यार, इसको आप हल्का सा वो कर लो m² से, यहाँ से लोग कन्फ्यूज हो जाएंगे। उसको मैं ऐसे करके दिखा देता हूँ, 1 मिनट रुक जाओ, यहाँ से लोग कन्फ्यूज होंगे फर्जी में। आप ना आई को इक्विवेलेंट कर लो m² से। आई क्या होता है m², और पहला अगर आपका डिस्क है तो mr²/2 होगा, तो यहाँ के आपका आ जाएगा r/√2, और अगर ये रिम है तो आई जो होगा m² m रिम का स्क्वायर इक्वल टू mr² बस आएगा, तो के आपका आ जाएगा रिम का r आएगा, ठीक है। के डिस्क का आएगा r/√2 और रिम का आएगा r। तो पूछा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फ्लाई डिस्क का कंपेयर टू उसके पूछा हुआ है रिम के, तो रिम वाले का यार r√2 हो जाएगा, r√2 हो जाएगा ना, और r1/√2 डिस्क का जो होगा 1/√2 होगा कंपेयर टू r उसके। ये आर रिम वाले का है और डिस्क वाले में 1/√2 से मल्टीप्लाई हो गया, तो आंसर आ जाएगा बी, 1/√2 टाइम्स 8 का बी, ठीक है। 9th नंबर ट्राई कीजिए, 9th में रटने वाला क्वेश्चन है, इसको कुछ करना नहीं है। जिसको आता आता नहीं आता नहीं आता, उसमें कोई वो नहीं है। 9th वाले में मुझे भी नहीं आता, मैं भी भूल जाता हूँ बार बार। अब बस ये याद कर लो, जो ट्रिफाइलर सस्पेंशन होता है, इसका भी हम यूज करते हैं पोलर मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया को निकालने में। ओके, बस इतना याद कर लो। ट्राइफाइलर सस्पेंशन, टॉर्सनल ऑसिलेशन और फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी, यही 3 होगा आंसर डिटरमाइन करने के लिए पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। 1 2 3, तो 9th का सी है, ये मैंने भी रटा हुआ है। ये ट्राइफाइलर सस्पेंशन या टॉर्सनल ऑसिलेशन, अगर किसी को आता हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देगा, हम लोग भी सीख ही जाएंगे। और यार चैनल सब्सक्राइब कर लेना भाई, काफ़ी मेहनत हो रही है, आप देख ही रहोगे यहाँ पे, और आपको खुद मज़ा आ रहा होगा क्योंकि आप डेली 100 क्वेश्चन के आसपास कर रहे हो। आज क्वेश्चंस कम है क्योंकि 3 चैप्टर लिए, तभी 100 क्वेश्चन नहीं हो पाए, क्या कर सकते हैं उसमें। उससे पहले 111 115 क्वेश्चन भी हमने किए हुए 2 घंटे में।
यहाँ करेक्शन कर लेना। ये जो क्वेश्चन में ये एंगल नहीं दिए हुए थे, तो मैंने एंगल ये आंसर देख के लिखा हुआ है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ मिसप्रिंट है। π/3 से 2π/3 तक। तो इसमें देखो डेल्टा ई जो है हमारा फ्लाई व्हील का, वो फ्लाई व्हील जो हमारा 30 रेडियन पर सेकंड से 20 रेडियन पर सेकंड चला जा रहा है। इसका मतलब इतनी एनर्जी ले रहा है, ठीक है, इतनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है इसका मतलब यहाँ से भी इतनी एनर्जी आनी चाहिए। तो इसको हम बस इक्वेट कर देंगे, तो हाफ आई ओमेगा मैक्स स्क्वायर माइनस ओमेगा मिनिमम स्क्वायर, तो यह हमारा आता है 250 न्यूटन मीटर। इसको हम इक्वेट कर देंगे बस जो ट्रायंगल बना हुआ है इसके एरिया से, यही करना है, इसके एरिया से हमें बस इक्वेट कर देना है। तो 250 इक्वल टू ट्रायंगल का एरिया क्या आएगा 1/2 इंटू टी इंटू एंगल का क्या है मैंने बता दिया आपको, एंगल आपका π/3 है। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, टी इंटू पाई बराबर 3×6 250 1500 आ जाएगा। ये 1500 अपन पाई आएगा, तो मतलब कि 500 से कम आना चाहिए। तो आंसर सी, 10th का सी हो जाएगा। 11th में ट्राई कीजिए, 11th नंबर। तो ये एप्लीकेशन है, आपको पता ही होगा। तो पंचिंग मशीन में हम लोग यूज करते हैं लेथ का। 11th का सी। 12th नंबर ट्राई कीजिए। जो देखा 12th नंबर क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है कि जो हमारा फ्लाईव्हील की स्पीड पॉजिटिव रूप से पहले क्या होगी और बाद में क्या होगी। मान लो फ्लाईव्हील यहाँ पे था तो वेलोसिटी u1 थी, फिर इसको हल्की सी एनर्जी और मिली तो क्या हो जाएगा, इसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी u2। इसका मतलब इसमें पूछा गया है रेशियो u1 बाई, मतलब पहले क्या वेलोसिटी और बाद की वेलोसिटी का रेशियो पूछा गया है। तो u2 बड़ा है u1 से, तो ये इसकी वैल्यू <1 हो जाएगी, यूनिटी। तो 12 का ए हो जाएगा, ठीक है। ये ट्राई कीजिए 13 नंबर। देखो इसमें पूछा हुआ है कि कोई फ्लाईव्हील है, उसका डिफरेंट शेप्स दिए हुए हैं, तो मैक्सिमम एनर्जी किस में आएगी। तो एनर्जी क्या होता है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा हम सेम मानेंगे, तो आई 1/2 कॉन्स्टेंट, तो हमें बस आई कंपेयर करना है किसका आई ज़्यादा है। तो मान लो कोई डिस्क है, ठीक है, कोई डिस्क है और सेम थिकनेस की डिस्क है, तो उसके कुछ मास जो होंगे पास में भी होंगे, नज़दीक भी होंगे, और कुछ एकदम आउटर पे, ठीक है। तो इसका हमें पता है क्या होता है, mr²/2i होता है, ठीक है। और जो ये रहेगा जो फोर्थ ऑप्शन है, इसमें कहा गया है कि सर्कुलर रिंग विद स्पोक्स, तो इसका भी mr² आएगा, /2 नहीं आएगा। इसका मतलब पहला ऑप्शन तो कैंसिल हो गया, प्लेन सर्कुलर डिस्क वाला, क्योंकि चौथा हमसे बड़ा है। अब 3 में से देखना, BCD में से, तो BCD में बी में कहा गया है कि डबल कोनिकल थिकर एट द सेंटर। अगर सेंटर पे थिकर हो जाएगा, इसका मतलब ज़्यादा मास यहाँ बीच में आ गया, ज़्यादा मास मतलब बीच में आ गया। ज़्यादा मास बीच में आने का क्या मतलब है, इनर्शिया कम हो जाएगा, इनर्शिया कम होगा तो एनर्जी कम हो जाएगी। दूसरा भी कैंसिल आउट हो गया, पहला भी कैंसिल आउट, दूसरा भी कैंसिल आउट। तीसरा कहा है इसने कि सेंटर पे कम मास है लेकिन आउटर थिकर है, लेकिन भाई जो यहाँ पे मास है वो तो कम करेगा इनर्शिया को ना। और अगर आप चौथा केस देखें, सर्कुलर रिंग विद स्पोक्स, मतलब स्पोक्स तो पतली पतली होती हैं, तो ये इतना मास नहीं खा पाएंगे जितना कि ये खा जाएगा, ठीक है। इसका मतलब जो लास्ट वाला है उसका हाईएस्ट होगा आई, और मैं इसी ऑप्शन से जाऊँगा, डी के साथ ही जाऊँगा, और काफ़ी बुक्स में डी आंसर दिया हुआ है।
ओके, तो हमारा आंसर डी है। लेकिन इन्होंने जो बुक मैं देख रहा हूँ उसमें ए सी दिया हुआ है ऑप्शन, मतलब ये वाला इन्होंने आंसर मुझे लगता है इसलिए दे दिया ना, क्योंकि ये जो होता है ये वाला बीच में थिन वाला और साइड थिक वाला, ये हम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स जो होते हैं वहाँ हम यूज़ करते हैं इसे। और जो स्पोक्स वाला है ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, ठीक है। लेकिन एनर्जी ज़्यादा स्टोर करेगा यही, अगर थ्योरेटिकली देखा जाए। तो थ्योरेटिकली हम लोग आंसर देंगे डी मैं दूंगा, और इसमें सी दिया हुआ है और आप लोग डिसाइड कीजिएगा। मैंने अपना एक्सप्लेनेशन दे दिया है क्यों मैं डी के साथ जा रहा हूँ। ओके, इन्होंने सी का आंसर सी दिया हुआ है। ओके, सी मुझे लगता है इसलिए दे दिया ना क्योंकि ये प्रैक्टिकली ज़्यादा यूज होता है। लेकिन यार थ्योरेटिकली तो डी वाला आंसर आएगा, तो प्रैक्टिकली समय क्या मतलब, जो आंसर जो पूछा वो हम बताएंगे। मैं डी के साथ जाऊँगा, मेरा आंसर मैंने तो यहाँ लिख भी रखा है माई आंसर डी। माई कट गया है हल्का सा, देखो ये लिखा हुआ है माई आंसर डी। मैं ऐसे लिखता हूँ हर जब क्वेश्चन लगाता हूँ, तो थोड़ी नंबर ट्राई कीजिए। ये देख लो 14th देख लो, इसमें इन्होंने सिंपल क्वेश्चन है, स्ट्रेस दे दिया है, डेंसिटी दे दी है, वेलोसिटी पूछ लिया। तो स्ट्रेस हमारा फॉर्मूला हमारा होता है रो वी स्क्वायर टू सिग्मा, तो वी आ जाएगा अंडर रूट सिग्मा बाई रो। और रो हमारा 7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दिया है, तो इसको अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 7000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो इसमें वैल्यू पुटअप कर देंगे बस। वैल्यू पुटअप करने के बाद देख लो 25.2 इंटू 10⁻6 अपॉन 7000, इसको कटअप पिटअप करने पे 252,000 अपॉन 7, इसको काटने पर 3600 आ गया। इसका आंसर 60 आ जाएगा। ठीक है, तो 14th का सी। 15 नंबर ट्राई कीजिए। हाँ देख लो यार, क्वेश्चन क्या है। बेसिकली ये मीन स्पीड इसमें बता दिया गया है। मीन स्पीड ऑफ द प्राइमर इज 2 पाई रेडियन पर सेकेंड। आई भी दे दिया गया है। व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी पूछा हुआ है। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी जो होता है वो डेल्टा ई अपॉन ई टोटल होता है। ठीक है, तो डेल्टा ई निकालने के लिए हमें निकालना पड़ेगा पहले टी मीन। टी मीन कितना आ रहा है, तो टी मीन के ऊपर जो एनर्जी होगी वो डेल्टा ई होगी। समझ रहे हो इतना ना। तो देखो पहले टोटल एनर्जी निकालते हैं। टोटल एनर्जी कितनी आएगी, ये नीचे भी है, इन्होंने बनाया नहीं लेकिन ये सब हम लोग को पता होना चाहिए। तो ये सेक्शन प्लस ऊपर वाला सेक्शन, ये मैंने यहाँ बनाया हुआ है। तो जो ये वाला सेक्शन है,
इसकी हाइट 800 है, 800 है, तो ये 2 पाई, 800 इंटू 2 पाई तो हो गया 1600 पाई। और जो ये ट्राइंगल ऊपर बना हुआ है इसका ये जो है आपका 2 पाई है और हाइट आपकी 400 है, तो ये कैलकुलेट करने पर टोटल आ रहा है 2000 पाई आ रहा है, ठीक है। तो 2000 पाई टोटल एनर्जी आ गई। इसको हम इक्वेट कर देंगे टी मीन इंटू टोटल साइकिल लेंथ। साइकिल लेंथ हमारी 2 पाई है यहाँ पे, और इससे जब डिवाइड करेंगे तो हमारा टी मीन जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा 1000। इसका मतलब ये हो गया मीन, टी मीन। तो इसके ऊपर जो एनर्जी होगी मतलब ये वाली एनर्जी, ये हमारी डेल्टा ई है। तो डेल्टा ई आप निकाल लो कितना आएगा। मैं हल्का सा मिटा रहा हूँ, अब नीचे स्पेस नहीं है क्योंकि, तो आप टी मीन निकाल लो। टी मीन कितना आ जाएगा, अरे डेल्टा ई कितना आ जाएगा, डेल्टा ई इज इक्वल टू 1/2 यहाँ से यहाँ तक की, यहाँ से यहाँ तक ये आपका पाई है, पाई बेस इंटू हाइट कितनी है 200, हाइट कितनी है 200 ना। तो इसको आप कट आउट करोगे तो ये आपका आ जाएगा 100 पाई। और हमें कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन एनर्जी पता है डेल्टा ई अपॉन ई, तो डेल्टा ई हमारा 100 पाई है और ई हमारा टोटल था 2000 पाई। तो आप इसे परसेंटेज निकालना चाहेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कैलकुलेशन करने पे आपका 0.05 आएगा, मतलब 5% आ जाएगा, ठीक है 5%। तो आंसर आ जाएगा 15th का बी। अच्छा, ये अच्छा क्वेश्चन था, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था। 16 नंबर ट्राई कीजिए। तो ये देख लो यार, इसमें पहले इसमें पूछा गया कि व्हाट इज़ द मैक्सिमम एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द फ्लाईव्हील एंड एट व्हाट पोजीशन डज इट अकर। इसमें कब होगा और किस पोजीशन पर होगा और कितना, ठीक है, और कितना होगा ये पूछा गया है। तो आप सिंपली देख लो, जो आपका टॉर्क का इक्वेशन दिया हुआ है इससे हम निकालेंगे टी मीन। तो हमारा जो टी मीन क्या होता है, टी मीन का फॉर्मूला, क्या होता है, टोटल एनर्जी को हम इक्वेट कर देते हैं टी मीन इंटू डी थीटा से। मतलब टी मीन इंटू 2 पाई मल्टीप्लाई करते हैं इक्वल टू एनर्जी कर देते हैं। एनर्जी हमारी क्या होती है टी इंटू डी थीटा, 0 से 2 पाई इंटीग्रेट करते हैं। तो ये जो टर्म है साइन थीटा वाला, ये साइक्लिक टर्म है 2 पाई का, तो ये कैंसिल आउट होकर 0 हो जाएगा और हमारा बचेगा 800 इंटू 2 पाई और अपॉन में 2 पाई है तो कैंसिल आउट होकर टी मीन हमारा आ गया 800। मतलब अब देखो, अब टी मीन जो है 800 से ऊपर जो है, जो डेल्टा ई आएगा वो 800 जो टॉर्क है उसे ऊपर देगा, बस ऊपर वाला देगा। तो 800 से ऊपर कौन सा है 200 साइन थीटा, यही बस आपको टॉर्क देगा डेल्टा ई, यही जनरेट करेगा डेल्टा ई। और ये मैक्सिमम कब होगा आपका, ये 200 साइन थीटा पाई/2 पे, पाई/2 मैक्सिमम होगा, तभी 200 आएगा उस टाइम टॉर्क ना। तो 200 टॉर्क एक्स्ट्रा रहेगा उस टाइम, जब 200 टॉर्क एक्स्ट्रा रहेगा उसी टाइम वेलोसिटी जो एक्सेलरेशन है सबसे हाई होगी। या समझ रहे हो ना कि जो साइन थीटा वाला टर्म है वही एक्स्ट्रा वाला दे रहा है। मैं आपको हल्का सा इसे एलेबोरेट करता हूँ, एक मिनट रुक जाओ। देखो हमारा टी बनाएंगे ना, तो यहाँ अगर यहाँ 0 है तो हमारा जो ग्राफ बन रहा होगा ऐसे बन रहा होगा, मतलब टी मीन यहाँ पे, टी मीन 800 यहाँ होगा, 800 के ऊपर नीचे हो रहा होगा। तो ये जो सेक्शन आएगा यही मैक्सिमम है ना, यही वाला सेक्शन मैक्सिमम है, यही सेक्शन मैक्सिमम है ना। तो यहाँ से लेके यहाँ तक, तो आप ये जान लो कि टी मैक्सिमम जो आपका जाएगा, टी मैक्सिमम वो 800 प्लस ये 200 साइन थीटा है। साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है 1, तो 1 का 200 मल्टीप्लाई करोगे तो ये मैक्सिमम वैल्यू जाएगी 1000। और एक्स्ट्रा वाला जो रहेगा वो रहेगा 200 बचेगा एक्स्ट्रा। तो टी एक्स्ट्रा वाला जो है वो 200 है और आई हमें पता है अल्फ़ा, आई कितना है हमारा, आई कितना है, एक मिनट रुको, आई हमारा कितना है, आई हमारा है 400, आई हमारा 400 दिया हो तो आई की वैल्यू 400 पुट करोगे आप, अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी 0.5 डायरेक्टली, ठीक है मैक्सिमम।
तो थीटा इज इक्वल टू 90 पे हमारा साइन थीटा 1 होगा और अल्फा की वैल्यू 0.5 आ रही है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा। ओके, ये समझ गए आप तो। 16 का ए, 16 का ए हो गया। और 17 ट्राई कीजिए, 17 नंबर। ये देख लो यार, इसमें पूछा है कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड। ये सिंपल क्वेश्चन है। तो इसका फॉर्मूला होता है n1 माइनस एन टू अपॉन एन एवरेज। n1 माइनस एन टू हमने ये कर दिया, और एन एवरेज हमारा होता है n1 प्लस एन टू अपॉन 2। तो 20 अपॉन 400 आ गया, तो इसकी वैल्यू 0.05 आ जाएगी। इस सब में टाइम नहीं लगना चाहिए आप लोग को। 18 नंबर ट्राई कीजिए। अब तो इतना पढ़ चुका, आइडिया लगी गया होगा फ्लाई व्हील काम क्या है। फ्लाई व्हील वही ट्विस्टिंग मूवमेंट जो होता है सॉफ्ट का, सेफ्ट का, उसी के लिए होता है। उसको स्मूथ कर देता है, मतलब जब एनर्जी चाहिए तब एनर्जी देगा, जब एनर्जी नहीं चाहिए उसको स्टोर करता रहेगा, मतलब स्मूथ करता है उसको। तो 18th का बी। ठीक है, 19th करिए। और सेम 19 नंबर रिपीटेशन है क्वेश्चन नंबर 18th का। इसमें यही कहना है कि जो जो नीड है, मतलब रेजिस्टेंस जो है, उससे ज़्यादा जब होगा ट्विस्टिंग तो उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, जब कम होगा तो रिलीज़ कर देगा। ठीक है, तो एब्जॉर्ब कब करता है? एब्जॉर्ब एनर्जी व्हेन ट्विस्टिंग मोमेंट इज ग्रेटर दैन रेजिस्टेंस। तो जितना चाहिए वही रेजिस्टेंस होता है ना। तो 19th का ये हो गया। तो 20th नंबर कीजिए, 20th नंबर। ये सब एप्लीकेशन सिंपल एप्लीकेशन है। जो फ्लाईव्हील होती है बेसिकली, देखो जब एनर्जी ज़्यादा होती है ना, जब मतलब जितनी रिक्वायर्ड एनर्जी है उससे ज़्यादा होती है, तो फ्लाईव्हील लगाते हैं वो एब्जॉर्ब करेगा। मान लो फ्लाईव्हील नहीं लगाएंगे तो एनर्जी हमारी लगातार आती ही रहेगी उतनी। ठीक है, तो सैफ्ट जो है बहुत तेज़ी से घूमना शुरू कर देगा, बहुत तेज़ी से। इसलिए हम फ्लाईव्हील लगाते हैं कि जो उसका फ्लक्चुएसन है वो कम हो जाए। तो वही इसका काम है, टू लिमिट द फ्लक्चुएसन ऑफ स्पीड ड्यूरिंग द ईच साइकिल। ठीक है, 18th का 20th का ए। अगर यही लोड की बात कर देगा तो गवर्नर हो जाएगा। ठीक है, लोड की जब बात कर देगा गवर्नर हो जाएगा। वो होता है इंट्रा साइकिल, मतलब बिटवीन द साइकिल वो करता है। और ये होता है एक साइकिल के अंदर कंट्रोल करता है फ्लाईव्हील। फ्लाईव्हील होता है इंट्रा साइकिल और गवर्नर होता है इंटर साइकिल, मतलब बिटवीन द साइकिल। और फ्लाईव्हील इंट्रा साइकिल, मतलब एक साइकिल के बीच में, एक साइकिल में। ठीक है, तो 20 का ये हो जाएगा। 21 कीजिए। देख लो यार, एक चीज़ इसमें एक डाउट लोगों को आता है इस क्वेश्चन में, कि अगर हम स्पीड बढ़ा रहे हैं तो, और रेडियस हाफ कर रहे हैं, स्पीड को रेडियस डबल कर रहे हैं, स्पीड को हाफ कर रहे हैं, तो इसमें कुछ लोग कहेंगे ये वाला फॉर्मूला क्यों नहीं लगाया गया, मतलब स्पीड को ये वी क्यों नहीं माना गया। तो सिंपल सा टर्म है यार, अगर कहीं भी सर्कुलर वाली चीज़ की बात हो रही है ना, कहीं भी रोटेशन की बात हो रही है, तो हमेशा हमेशा ओमेगा ही दिया जाता है बेसिकली। वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी देने कोई मतलब होता नहीं है। मान लो अगर कोई डिस्क है, ठीक है, और इसमें कह दिया जाए कि ये रोटेट कर रही है 5 मीटर पर सेकंड से, तो मतलब क्या है इसका? अब यहाँ वेलोसिटी अलग होगी, यहाँ वेलोसिटी अलग होगी, हर पॉइंट की वेलोसिटी अलग अलग होती है ना। तो हमेशा एंगल वेलोसिटी की बात की जाती है, इसलिए हम इस पर एंगल वेलोसिटी अज्यूम करेंगे और आंसर देंगे उस हिसाब से। और देखो इस वाले टर्म में v जो है, v डिपेंडेंट होता है r पे, तो v भी डिपेंडेंट है r पे, r यहाँ पे एक्स्ट्रा टर्म है, तो कैलकुलेशन कठिन हो जाएगी। और यहाँ पे क्या है दूसरे इक्वेशन में, ओमेगा इज इंडिपेंडेंट, m इज इंडिपेंडेंट, r इज इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो अब यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो ओमेगा अब स्पीड हाफ हो गई है और रेडियस डबल हो गया है, तो हाफ का स्क्वायर था तो 1, ये कैंसिल होगा, 1/2 बच जाएगा। इसका मतलब 0.5 आंसर, 0.5 टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू। 21 का बी आएगा।
21 का बी है भी 22 ट्राई कीजिए। देखो यार, इसमें फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी पूछा हुआ है, तो हाफ आई ओमेगा 2 स्क्वायर माइनस ओमेगा 1 स्क्वायर करते हैं। और देखो इसमें ये ध्यान देना कि ओमेगा का वैल्यू मत निकालने लगना कि 2 पाई n/60 ये सब लगे करने। सिंपली आप 2 पाई n/60 पुटअप कर दो, पाई स्क्वायर बाई 30 स्क्वायर बाहर आ जाएगा। और एक चीज़ ट्रिक याद कर लो, पाई स्क्वायर की वैल्यू 10 की बराबर होती है, पाई स्क्वायर की वैल्यू 10 की बराबर होती है। ठीक है, ये बहुत यूज़फुल ट्रिक है, काफ़ी जगह काम आएगी आपको। ये आपका 30 का स्क्वायर तो 900 हो जाएगा, तो पाई स्क्वायर से आपको काट दो तो ये 90 हो जाएगा बस, इंटू 1/90। ओके, आई थिंक यू गॉट इट। 90 × 2 180, 180 से 1800 गया 2, 2 से 5 गया 10। तो आंसर कितना आना चाहिए? आंसर कुछ गड़बड़ आ रहा है यार, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, कहीं गलती हुई है। 1/2 1800 है ना, अरे सॉरी, ये गया ना, तो यहाँ 10 आया था, ये 10 आया था। 90 × 2 180 हुआ था, तो 1800 से भाग दिया 10 आया, तो 10 × 2 50, 50 × 245। इसका मतलब ये है कि 12,125 के आसपास आएगा आंसर। 12,125, 12,125 की 225, 24,500 है ना, 24,500 तो 12,225, 12,225 के आसपास कौन सा है? ये वाला डी। ठीक है, 22 का डी। तो सॉल्व ऐसे ही करते हैं यार, ESE वाले में 22 का डी। 23 नंबर ट्राई कीजिए। ESE में ऐसे ही सॉल्व करते हैं, एकदम तगड़ा कैलकुलेशन। अप्रॉक्सीमेशन की सही होनी चाहिए, नहीं कि हवा पानी कर दो, 2 का 4 ले लो तो सवाल वहीं घुस जाएगा फिर। और अप्रॉक्सीमेशन आपको आएगी बस प्रैक्टिस से और कहीं से नहीं। देख लो, इसमें टॉर्क दिया गया है 2000 न्यूटन मीटर, और काइनेटिक एनर्जी पूछा गया 10 सेकंड के बाद। तो 10 सेकंड बाद कोई वेलोसिटी गेन कर लेगा अगर टॉर्क है तो सिंपल हम इक्वेशन लगा देंगे, T = I अल्फा। ठीक है, तो आई हमारा हम निकाल लेंगे mr², एम दिया 200, a² k स्क्वायर k1 है, तो हमारा जो आई आ गया वो आ गया 2000। तो आई की वैल्यू 2000 है, 2000 की वैल्यू आ गई, तो टॉर्क की वैल्यू 2000 = 2000, अल्फा हमारा 1 आ गया। तो
तो जो ओमेगा निकालने जाएंगे मतलब 10 सेकंड पे, तो ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। तो ओमेगा नॉट 0 है, अल्फा की वैल्यू 1 है, टी 10 है, तो 10 रेडियन पर सेकंड आ जाएगा, 10 रेडियन पर सेकंड आ जाएगा हमारा एंगुलर वेलोसिटी। अब हम निकाल लेंगे काइनेटिक एनर्जी, कैसे निकालेंगे, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो हाफ आई 2000 है, ओमेगा स्क्वायर का 100 हो जाएगा, तो 2 से 2 कट जाएगा, और किलो न्यूटन निकालना है तो 1000 भी गया, जब 100 बचा, बस 100 किलो न्यूटन बचा आंसर 23 का बी। ठीक है, 23 का बी। 24 नंबर करिए, अब 24 नंबर ट्राई कीजिए। तो खैर ये अपने आप वीडियो रोक के करना क्वेश्चन, मैं समझाता हूँ कि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। देखो यहाँ पे 10,000 न्यूटन मीटर की आवश्यकता हमें, ठीक है, लेकिन इसमें 3000 किलोवाट प्रोवाइड कर देगा उसी इंस्टेंट पे मोटर। तो अब बचा कितना, 7000। 7000 हमें चाहिए फ्लाई व्हील से, तो जो फ्लाई व्हील से 7000 लेंगे तो उसके स्पीड में फ्लक्चुएसन आएगा, तो वही हम यहाँ पे निकाल रहे थे। आई मैंने निकाला एम के स्क्वायर से करके 54 आ गया, तो हाफ आई ओमेगा 2 स्क्वायर माइनस ओमेगा 1 स्क्वायर, डेल्टा ई लिखा मैंने, तो हाफ आई 54 ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा को हम लिख सकते हैं 2 पाई एन अपॉन 60, तो 2 पाई एन अपॉन 60, तो पाई बाई 30 हो जाता है, इंटू एन होता है, तो पाई बाई 30 मैंने कॉमन लेके स्क्वायर कर दिया। देखो यहाँ पे बाहर लिखा हुआ है, ये बाहर लिखा हुआ है, इसको बाहर ले लिया आउटर पे, बराबर 7000 कर दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे हम। तो मैंने बताया है पाई स्क्वायर को हम मानते हैं 10 के इक्विवेलेंट, तो 700 से काट दो जीरो, ये ये 30 है तो 900 हो जाएगा, तो 9 है तो 9 छक्का 54, ये 100 हो जाएगा, 6 से 9 से कट गया, ये 6 आ गया, इसको काटेंगे 3 हो जाएगा, मतलब हमारे पास क्या रह गया 3 इंटू 300 का स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर बराबर 70,000 हो गया, ठीक है, अपॉन 3, इतना बचा हमारे पास। इसको अब सॉल्व करेंगे, आगे सॉल्व करते हैं अब इसे। ये देखो ये लग रहा है मुझे टाइम यहाँ पर समझाने में, अगर मैं खुद से करता ना मैं ऐसे 30 सेकंड कर देता क्वेश्चन को, 30 सेकंड में मैक्सिमम। 90,000 माइनस 70,000 है, 70,000 अपॉन 3, इसका रूट लेना है, ठीक है, तो आप देख लो, आप यहीं पे देख लो, तो 90,000 है, 70,000, 70 में 3, 23 मतलब 23,000 आ जाएगा, 23,000 इसमें जाएगा तो कितना बचेगा, कितना बचेगा बताइए, 67,000 बचेगा, 67,000 के आसपास बचेगा, ठीक है। तो 67,000 रूट लेना है, तो ये किसका रूट आएगा, 2.6 कितना होता है, 625 होता है आपको 25, तो हाँ 2.6, 260 आंसर है ए, 24 में का ए। मैं ऐसे वहाँ भी करता पेपर में भी, आपको ऐसा नहीं लग, ये नहीं सोचते हो ना कि मुझे मतलब आंसर याद है, याद नहीं है आंसर भाई, आंसर याद नहीं रहते, मतलब देखो मैं ऐसे बताता वीडियो, ये जो मैंने जो फ़ोटो तो ली हुई है ना, ये 3 दिन या 4 दिन पहले ही रहती है, 3-4 दिन मैं पहले पढ़ चुका होता हूँ, जिस दिन अपलोड करना होता है मुझे उसी में वीडियो बनाता हूँ, ठीक है, तब याद थोड़ा बहुत रहता है, लेकिन एग्जैक्ट याद नहीं रहता है मुझे क्या आंसर आएगा। तो जो आप देखते हो तुरंत तुरंत देखते हो, ऐसा नहीं कि मैं रट के बैठा हूँ सवालों को, इतना दिमाग तेज नहीं है मेरा अभी, ठीक है। तो 20 ये हो गया, 24। जिसको कैलकुलेशन देखना हो हर रोक के वीडियो देख लिया करें, अगर मैं धीरे समझाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। देखो 70-80 क्वेश्चन है, एक घंटे 48 मिनट हो चुके हैं अभी तक। आप ये ट्राई करो 25।
ये फर्जी क्वेश्चन, इसमें टाइम नहीं मिलेगा। 120 माइनस 30 आएगा नीचे, 120 तो 200, 270 गुणित 239, 2/9, तो 0.2 से कम आना चाहिए आंसर। आंसर कौन सा आएगा? कोई गलत हो गया क्या? कोई गलत हो गया? व्हाट इज क्वेश्चन ऑफ? तो 2/9 आ रहा है आंसर। गलती कहाँ हुई? 25 में क्या दिया हुआ है उन्होंने? सी दिया हुआ है। हाँ 25 में सी दिया है, तो हाँ यही आएगा 0.22, 2/9 0.22 आएगा। ठीक है, तो 25 का सी, 25 का सी। 26 नंबर करिए, 26 नंबर। ये देख लो यार, इसमें जो जो मैंने बताया था कि जो रिम होती है फ्लाईव्हील की, उसमें ऐसे फोर्सेस लगते हैं। जो ये मान लो रिम है, ये आपकी रिम है मोटी जो बना रहा हूँ मैं लाइन, इसमें टेंसाइल फोर्स ऐसे लगते हैं जब ये मूव करती है तो टेंसाइल फोर्स आ गया आपका। और ये जो सेंट्रीफ्यूगल लग रहा है यहाँ पे, इससे आपका बेंडिंग फोर्स आ जाएगा हर जगह, ठीक है, हर पॉइंट पे। तो टेंसाइल फोर्स एंड बेंडिंग स्ट्रेस, टेंसाइल स्ट्रेस एंड बेंडिंग स्ट्रेस, आंसर आ जाएगा ए। 26 का ए। 27 करिए। ये देख लो यार, इसमें इन्होंने बोला हुआ है कि आई आई दे दिया, मास दे दिया, गायरेशन दे दिया और स्टार्टिंग टॉर्क दे दिया इतना। और 10 सेकंड के बाद आपको पूछ रहे हैं कि कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी। तो आई दे दिया, तो आई से हम निकाल लेंगे आई अल्फा एम के स्क्वायर अगर लगाएंगे तो हमारा आई आ जाएगा 45। फिर हम लगा देंगे टॉर्क इक्वल टू आई अल्फ़ा, तो यहाँ से अल्फ़ा आ जाएगा आपका 20। तो अल्फ़ा आ गया तो हम यहाँ से ओमेगा इक्वल टू अल्फ़ा टी लगा देंगे। ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फ़ा टी, ओमेगा नॉट यहाँ पे 0 है, तो अल्फ़ा टी लगाते ही 200 आ जाएगा रेडियन पर सेकंड एंगुलर वेलोसिटी। तो यहाँ से हम एनर्जी के लिए लगा देंगे हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो हाफ हमें पता है, आई हमारा 45 है, ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 200 है, तो इसको जब कैंसिल आउट करेंगे तो हमारा 900 आएगा आंसर, ठीक है। सी 27 का सी। अब 28 ट्राई कीजिए आप लोग, 28 नंबर।
तो देख लो यार, इसमें इन्होंने बोला कि अगर कोई फ्लाई व्हील है वो 1000 आरपीएम पहुंच जा रहा है 6 सेकंड में, तो बताइए कि उसने कितने रिवोल्यूशंस किए, नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस। तो आप सिंपल यार वही कक्षा 12 के कैरेमेटिक्स रूल लगा दो, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस 2 अल्फा थीटा। तो इसमें आप वैल्यू पुटअप कर दोगे, ओमेगा नॉट 0 आपका है, ठीक है, तो ओमेगा आपका है 2πn/60, तो 2πn आपका 1000 है, तो 1000/60 इक्वल टू 2 अल्फा थीटा, ये अब हो गया। और दूसरा इक्वेशन हमारा बन जाएगा ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, मतलब कि ओमेगा नॉट 0 था और ओमेगा इस टाइम पहुँच चुका है 2πn/60 इक्वल टू अल्फा, अल्फा आपको नहीं दिया गया, टी दिया 10। तो इस इक्वेशन को, पहली इक्वेशन को और दूसरी इक्वेशन को डिवाइड कर दो बस। जब डिवाइड करोगे तो ये पूरा टर्म कैंसिल होगा इसके स्क्वायर से, अल्फ़ा जाएगा अल्फ़ा से, नहीं एक मिनट, यहाँ 6 सेकंड दिया है, सॉरी ये 6 सेकंड है, 6 सेकंड है, तो अल्फ़ा अल्फ़ा से गया और 2 यहाँ से 3 आ जाएगा। तो आपकी टोटल इक्वेशन बनेगी, इक्वेशन बन जाएगी 2π × 1000/60 इज इक्वल टू θ/3, θ/3। ओके, तो इसको सॉल्व आउट कर लो आप लोग, 0 से 0 गया, 3 दूनी 6 से, तो 100 इक्वल टू थीटा बना। तो इसमें आप 2π से डिवाइड कर लो, रिवोल्यूशंस आ जाएंगे, 2π से डिवाइड करो तो 50 आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो 50, 28 का सी आंसर। ओके, और हमारी क्लास ख़त्म हो गई। थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी, एंड यार प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो चैनल, यार काफ़ी मेहनत चल रही है यहाँ पे, चैनल सब्सक्राइब कर लो प्लीज़, काफ़ी मज़ा आ रहा होगा आपको। और वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, बताओ उनको कैसे हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। और प्लीज़ वो कुछ लोग कह रहे थे कि नोटिफिकेशन नहीं आता उनके पास, वीडियो डलती है तो वो नोटिफिकेशन बेल आप दबा दोगे तो आपके पास नोटिफिकेशन जाना स्टार्ट हो जाएगी। ओके, एंड थैंक यू, ऑल द बेस्ट।